स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट है, इसको देखते हैं। भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है और कहीं पर पहाड़, पठार, नदी, गड्ढा तो कहीं पर सपाट मैदान और कहीं पर प्राचीन पठार है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है, 10.6% पहाड़ियां हैं, 27.7% जो है पठारी क्षेत्र हैं, 43% जो है मैदानी भाग है। भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप, इन 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में देख लीजिए तो भारत में कई पर्वत श्रेणियां हैं, परंतु उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता अलग है। इसका विस्तार जो है सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक है, जो 2500 किलोमीटर है लंबाई में और ऊंचाई इसकी है 6000 मीटर। एशिया महाद्वीप की 94 जो सबसे अधिक चोटियां हैं, उनमें से 92 इसी पर्वतमाला पे हैं। पर्वतमाला का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है द्रांस हिमालय जो 600 मीटर है, बृहद या आंतरिक हिमालय जो 6100 मीटर है, लघु या मध्य हिमालय ये 300 मीटर है, शिवालिक हिमालय जो है 1000 से 2500 मीटर है। अब ट्रांस हिमालय के बारे में देख लीजिए, यह जो है यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है, अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय या 33 हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। इसके अंतर्गत कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर आदि श्रेणियां आती हैं, जिनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। भारत की सबसे ऊंची K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये 8611 मीटर है और काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। K4 जो है गैसर ब्रूम, ये प्रमुख चोटी है इसकी। अब आगे देखेंगे, काराकोरम श्रेणी में अनेक प्रकार के ग्लेशियर हैं, जिसे सियाचिन ग्लेशियर, बियापो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर ये सभी हैं। काराकोरम श्रेणी पामीर की घाट से मिली हुई है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी, ये लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। तो ये विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी यहाँ पे स्थित है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी स्वेक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ट्रांस हिमालय का निर्माण औसादी चट्टानों से हुआ है। यहाँ पर टर्सीरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक चट्टानें पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो ये देखिए स्थिति यहाँ पे है, K2 है और यहाँ पे आपका K4 है। और ये जो क्रम दिया हुआ है, ये सबसे पहले ये काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है और फिर ये पीर पंजाल है। ये इसका क्रम है। अब आगे देखेंगे बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय के बारे में। तो इसे महान, सर्वोच्च, हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय भी कहते हैं और यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। यहाँ सदा हिमाच्छादित, यहाँ पे हमेशा हिमच्छादित होते रहता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। विस्तार इसका देखिए नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। किसका? बृहद हिमालय का जो विस्तार है ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को चामोलुग्मा सागर माथा भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में चोमोलुग्मा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। यहाँ अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय में मिलाम व गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में चेमू हिमनद पाया जाता है। समांतर हिमनद की जो लंबाई होती है 3 से 5 किलोमीटर तक होती है। यहाँ गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। कश्मीर में जोजिला और बुर्जिला दर्रा जो है इसी में है। और बृहद, अब ये देखिए ये बृहद हिमालय की चोटियां हैं। यहाँ पे आपको नंगा पर्वत मिल जाएगा और इधर ये अरुणाचल प्रदेश में आपका नामचा बारवा मिल जाएगा। तो ये लाइन से देख लीजिए, नंगा पर्वत कामेट है, फिर नंदा है और ये सब देखिए नेपाल में है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छू, एवरेस्ट, चामलुग्मा, मैकालू, कंचनजंगा ये सभी हो गई। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये नेपाल में है, फिर कंचनजंगा आपका हो जाएगा और फिर नामचा बारवा हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नोट देख लीजिए, कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपुच्छ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सभी है, कामेट के पश्चिम में है। अब लघु या मध्य हिमालय के बारे में देखेंगे। इसकी औसत ऊंचाई जो है 1800 से 3000 मीटर है और चौड़ाई इसकी 80 से 100 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है और यहीं पर पीर पंजाल व बनिहाल दर्रा भी मिलता है। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर जाते हैं। इसी के पास मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू मनाली ये सभी पर्यटक स्थल जो है इसी के पास है। ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग यानी कि गुलमर्ग, सोनमर्ग जिसको कहते हैं, तो इस कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार कहते हैं। प्रमुख घाटी यहाँ पे पाई जाती है कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी ये सभी पाई जाती है। अब शिवालिक हिमालय में आ जाइए, तो इसे उप हिमालय या बाह्य हिमालय या नवीन हिमालय या पद स्थली कहा जाता है। और पूर्व में इसकी जो चौड़ाई है 15 किलोमीटर है और हिमालय और पंजाब में चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक जो है हिमालय अरुणाचल में डाफला, अबीर, मीरी, मिसमी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिसे पश्चिम में दून कहते हैं जैसे देहरादून, पूर्व में इसे द्वार कहते हैं जैसे हरिद्वार, ये सभी कहा जाता है। या पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूर्व में आराकान योम पर्वत से मिल जाती है। तो पश्चिम में सुलेमान पर्वत और पूर्व में ये आराकान योमा जो है वहां से ये मिल जाती है। तो ये शिवालिक का दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग जो है ये अंडमान है। ये आपका देखिए पश्चिम में सुलेमान और पूर्व में आपका आराकान योमा है, ये विस्तार है इसका अंडमान तक। और ये पहाड़ियां हैं पूरब की ओर, डाफला है, मीरी है, अबीर है और मिसमी ये सभी पहाड़ियां हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय, इस क्रम में है। अब आगे हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। तो ये पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय इसका प्रादेशिक विभाजन है। सर सिडनी बुराड द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 प्रादेशिक भाग में बांटा था और विभाजन घाटियों का आधार मानकर ये किया था इन्होंने। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पंजाब हिमालय, इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। इसका विस्तार जो है सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य का पर्वतीय भाग है। लंबाई इसका 56 किलोमीटर है। कश्मीर हिमालय
करेवा झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय, यहाँ जाफरान की खेती होती है। करेवा क्या होता है, चिकनी चट्टानी मिट्टी में ये होता है। कुमायूं हिमालय विस्तार इसका देखिए सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य का पश्चिम भाग है और पश्चिमी भाग में इसके गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा ये अधिक ऊंचा है। नंदा देवी जो है, नंदा देवी 7817 मीटर है, ये कुमायूं का ही सर्वोत्तम शिखर है। अब नेपाल हिमालय, इसका विस्तार काली नदी तथा महानंदा, काली नदी से महानंदा नदी तक है और विस्तार इसका 800 किलोमीटर है। असम हिमालय इसका तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है, 750 किलोमीटर इसका है। अब ये हो गया। अब आगे है उत्तर का विशाल मैदान के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान विशाल मैदान कहलाता है। इसका कुल जो क्षेत्र है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई देखें तो 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई इसका 100 से 150 किलोमीटर है। समृद्ध मृदा आवरण, पानी की प्राप्त उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह जो है भारत का सबसे उपजाऊ भाग है, इसलिए यहाँ पे सघन जनसंख्या पाया जाता है। उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन देखिए 6 मुख्य भागों में किया गया है। भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेह, डेल्टा। खादर को कछारी और रेह को कल्लर कहते हैं। तो अब भाबर प्रदेश के बारे में देखेंगे तो भाबर जो है ये शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों जलोढ़ पंख का निक्षेप करती है, जिसे भाबर कहा गया है। यह प्रदेश कृषि के लिए नहीं है, यह नदियां, यहाँ पे नदियां लुप्त हो जाती हैं। तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग है जहां भाबर की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट होती हैं, तो तराई प्रदेश ये कहलाता है। यहाँ पर देखिए अधिकांश भाग जो है दलदल होता है। यहाँ पर वन तथा विभिन्न प्रकार के वन प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ मच्छरों का प्रकोप भी होता है। अब कॉप प्रदेश, काप रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति होती है और इस मिट्टी को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो एक है खादर और दूसरा है बांगर। ठीक है, तो खादर मिट्टी प्रदेश के बारे में देखिए, जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है, यहाँ वो खादर मिट्टी प्रदेश है। इसे नदियों का बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ हो जाती है और इसका रंग हल्का तथा बालू जो होता है, बालू कंकड़ युक्त होता है। बांगर मिट्टी प्रदेश जो है उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मैदान के अधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है और यहाँ पुरानी काप मिट्टियां पाई जाती हैं। रेह क्या होता है, तो बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, वहीं पर कहीं कहीं नमकीन परत या सफेद परत बिछी हुई होती है, इसे ही रेह या कलर कहते हैं। यह यूपी, हरियाणा, पंजाब के शुष्क भागों में पाया जाता है। डेल्टा, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहानों के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है जो भारत और बांग्लादेश में स्थित है। इसको फिगर में देख लीजिए तो ये इस तरह की स्थिति होती है। जैसे ये हिमालय का एरिया है, उसके नीचे ये दक्षिण का भाबर हो गया, ये आपका तराई हो गया और फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया है और ये आपका बांगर हो गया और ये आपका खादर हो गया, येलो जो दिख रहा है, और ये नदी है। ठीक है, रिवर वैली है वो। ठीक, अब आगे आप देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। तो सिंधु तंत्र का मैदान है, उसके बारे में देखेंगे। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, जो पंजाब वाला मैदान है, वहाँ पे सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, प्यास, सतलज द्वारा यहाँ मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा बनाया गया है और इस मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान में है। इन 5 नदियों का संगम पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह पर होता है। भारत में पंजाब और हरियाणा का जो पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित है। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। दोआब क्या होता है, 2 नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। जैसे ये 2 नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये आपका दोआब हो गया। तो यहाँ पे देखिए सिंधु और झेलम का दोआब सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। झेलम और चिनाब का दोआब चास दोआब कहा जाता है। चिनाब और रावी के बीच रचना दोआब कहा जाता है। रावी और व्यास का दोआब इसे ऊपरी दोआब या बारी दोआब कहते हैं। व्यास और सतलज का दोआब ये बीस दोआब कहलाता है। अब देखेंगे गंगा का मैदान। तो यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को गंगा का मैदान कहा जाता है। ठीक है, गंगा का मैदान मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार जो 1400 किलोमीटर है, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी निक्षेप के द्वारा बनाया गया है। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला है। प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ लाकर निक्षेप किया जाता है। भू आकृतिक दृष्टि से बांगर और खादर इसके 2 भाग हैं। मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो जो ऊपरी गंगा का मैदान है दिल्ली से इलाहाबाद तक है, पश्चिमी यूपी, और जो मध्य गंगा का मैदान है इलाहाबाद से फरक्का तक है, यूपी से बिहार। ठीक है, यूपी और बिहार वाला एरिया। निम्न गंगा का मैदान है बिहार बंगाल वाला एरिया। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का जो मैदान है इसका विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है विस्तार इसका, और पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा है। मध्य गंगा का मैदान है तो इसका विस्तार यह उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। यह मैदान जो है नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है। कोसी नदी इसका उदाहरण है। निम्न गंगा का मैदान का विस्तार है हिमालय की तलछटी से लंबा कार गंगा के डेल्टा तक पश्चिम बंगाल में है और इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल में यह सम्मिलित है। जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग जिले का पर्वत द्वीप एवं तराई का क्षेत्र द्वार कहलाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी भी कहते हैं। यह 3 ओर से पर्वतों से तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। ऐसा ही एक द्वीप असम में माजुली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, असम में माजुली द्वीप है। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है मृदा, मिट्टी देखेंगे। तो मृदा जो होता है भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत होती है। इसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने, गलने तथा जलवायु की क्रिया में निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण होता है। इसका निर्माण चट्टानों के घिसावट से होता है जिसमें अत्यधिक समय लगता है। मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी की 5 परत होती है। इन 5 परतों को मिलाने पर मृदा जो है परिच्छेद यासमान प्रोफाइल बनाता है। ठीक है, तो ओरिजिन ओ ये सब परत है। ओरिजिन ओ है, इसे ह्यूमस कहा जाता है। ये मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और खाद्य पाए जाते हैं। ये जंगलों की मृदा में अधिक होता है। ओरिजिन ए डी, इसे ऊपरी मृदा कहते हैं। छोटे पौधे का जड़ ओरिजिन ए तक ही होता है और यह बहुत उपजाऊ होता है। इसमें कीड़े मकोड़े और चूहे रहते हैं। ओरिजिन बी, बड़े पेड़ पौधों के जड़ ओरिजिन बी तक होते हैं। ओरिजिन सी जो है ये खेतों के लिए अच्छे नहीं है। ओरिजिन आर जो है ये आपका हो जाएगा केवल पत्थर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसका
आगे देखिए, ये देखिए सबसे पहली परत आपका ओ है, ऑर्गेनिक होता है, ये ए जो होता है सरफेस, बी सब सॉइल होता है, सी सबस्ट्रेटम होता है और आर जो है बेड रॉक होता है। ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया आर है, ये सी है, ये बी है, ये ए है और ऊपर वाला जो है ऑर्गेनिक है। भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार देख लेते हैं। तो भूगोल के अनुसार मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, एक स्थानबद्ध मिट्टी और दूसरा स्थानांतरित। तो स्थानबद्ध में क्या होता है कि वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही रुकी रहती है, तो ये एक ही स्थान पे जहां बनी है वहीं रुकी रहेगी, इसे स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। स्थानांतरित मिट्टी क्या होती है? वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान को छोड़कर वायु या जल के द्वारा दूसरे स्थान पर चली गई, उसे स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान चली गई किसकी सहायता से? वायु या जल की सहायता से, तो इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR जो है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। और ये 8 भाग देख लीजिए। भारत की जो मिट्टियां हैं, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ये सभी, ये एक ट्रिक है, जलाकर लौट, मतलब जलोढ़, लाल, काली, रेगुर और लेटेराइट मिट्टी, इन सब का मतलब है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जो है जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी जो है इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्र में ला दी जाती है। और जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये 43% क्षेत्र में पाई जाती है और नदी वाले क्षेत्रों में इसको देखने को मिलता है। ये मिट्टी, इसका जो विस्तार है उत्तर भारत में है। जब जलोढ़ मिट्टी में बहुत कम मात्रा में बालू होता है तो उसे कांप मिट्टी कहते हैं, कांप कहते हैं। और जब अधिक मात्रा में बालू मिल जाता है तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी जो है धान की खेती के लिए अच्छी होती है। साथ ही इसमें गेहूं, मक्का, तेलहन, आलू की खेती की जाती है। इसका जो क्षेत्र है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान है। प्रचुरता इसमें पाया जाता है चूना पत्थर, पोटेशियम। देखिए इसमें चूना पत्थर और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन कमी जो पाई जाती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन आपका हो गया, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी, इसका निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने से होता है और इसे लावा निर्मित मिट्टी कहते हैं। इसमें देखिए सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है और ये जो मिट्टी है सबसे ज्यादा जल सोखती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, कपास की मिट्टी कहते हैं और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का जो काला रंग होता है ये टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। यह कपास तथा गन्ना के उत्पादन के लिए अच्छा होता है और यह 13% क्षेत्र पे पाया जाता है। इनका क्षेत्र कहाँ का है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक में ये पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा जो विस्तार है महाराष्ट्र में है। अब लाल मिट्टी के बारे में देखेंगे। लाल मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत के जहां कम वर्षा होती है वहां पाया जाता है। इसका रंग जो होता है लाल क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें खनिज अधिक पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है, लेकिन ये खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। यह मिट्टी जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा इसका विस्तार देखें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। ये मिट्टी जो है बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है, यानी कि जल योजित रूप में हो जाती है, तब यह पीली दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो कभी कभी इसे लाल पीली मिट्टी जो कहते हैं। ये 18% क्षेत्र पर पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे लेटेराइट मिट्टी। तो यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इसे मखमली मिट्टी भी कहते हैं। इसका जो निर्माण होता है निक्षालन से होता है। ठीक है, इसका निर्माण होता है लीचिंग द्वारा, निक्षालन से होता है। इस विधि में क्या होता है? तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे जो कण होते हैं ये भूमि के अंदर घुस जाते हैं, जिससे यह भूमि ऊपर से पथरीली दिखती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की भरमार मात्रा होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग जो होता है लाल होता है। यह मिट्टी जो है मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। और इसमें जो उगाने वाला है देखिए, जैसे ये काजू, मसाला, कॉफी, इलायची तथा भवन के ईंट बनाने के लिए मिट्टी अच्छी होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल में है और इसे जो है मसालों का राजा भी कहा जाता है। मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की जो मिट्टी है इसका विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहां पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहीं ये मिट्टी जो है पाया जाता है। जैसे हो गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये मिलता है। यह अत्यधिक कठोर होता है और यहाँ पे वनस्पति का अभाव होता है। ठीक है, और यहाँ जंगली झाड़ियां भी पाई जाती है, अल्पाइन वृक्ष पाया जाता है। यह भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय ढालों पर सेव, नाशपाती, चाय की खेती यहाँ पे की जाती है। अब दलदली मिट्टी, ये मिट्टी जो है अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण बनती है और इस मिट्टी में जो है दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इसका विस्तार देखें तो केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और मरुस्थलीय मिट्टी देख लीजिए, बलुई मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में मृदा में नमी कम होती है, इसकी जल सोखने की जो क्षमता होती है ये सबसे कम होती है। इसका विस्तार राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। इस मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पे खाद्यान्न उगना संभव नहीं होता है, पर मोटा अनाज इसमें उगता है। जैसे बाजरा हो गया, ज्वार, सरसों की खेती इसमें की जा सकती है। इस मिट्टी में खजूर, नागफनी, बबूल, कटीली झाड़ियाँ ये सभी उगते हैं। लवणीय मिट्टी, जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो और उसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी को रेह, कलर, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इस मिट्टी का सबसे ज्यादा जो विस्तार है गुजरात के कच्छ के रनों में ये देखने को मिलता है। यह मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का जो पीएच है 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। ठीक है, तो जब फसलों को उगाने के लिए जो भूमि का पीएच मान होता है वो 6 से 7.5 तक के बीच होना चाहिए। अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा देखिए ये खेती के लिए अच्छी नहीं होती। इस मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं। क्षारीय मृदा, यह भी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। इसकी क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं। भारत जो है नाइट्रोजनी उर्वरक पर आत्मनिर्भर है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। फास्फेट उर्वरक की प्राप्ति जानवरों की हड्डी से होती है। इसकी पूर्ति के लिए सुपर फास्फेट का छिड़काव किया जाता है। बीज बोते समय फास्फेट की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, फसल में इस मात्रा में डालते हैं। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है इस मात्रा में डालते हैं 4:2 के अनुपात में। बीज रोपण के लिए ये मात्रा इस तरह है, 1:1 के रेशियो में डालते हैं। भारत की सभी मृदा एनपी तथा ह्यूमस की कमी है। भारत की सभी मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मृदा को 11 भागों में बांटा है। कौन कौन है देख लीजिए। जलोढ़ है, लाल है, काली है, लेटेराइट है। अच्छा एक मिनट, अब यहाँ से देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो बांगर के नाम से जानते हैं। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समांतर
कैसे बनी है? तो ये तलोचन से बनी है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो ये लाल मिट्टी के लिए होती है, ठीक है, लाल मिट्टी के लिए। अब इसमें आगे देखते हैं कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत होती है? तो ये काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कपास। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्रों में। भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती है? लेटेराइट मिट्टी। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? दोमट। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जो होती है काली मिट्टी होती है। मखरेला या लेटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? निथरन, लीचिंग का। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के गड्ढे बने हैं? और नालिका के कारण। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो ये काली। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? तो ये अम्लीय मिट्टी में। इस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको आपको दूसरे वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है भारत के वन। नेक्स्ट चैप्टर, तो भारत में वन अनुसंधान केंद्र जो है देहरादून में है। और सबसे ज्यादा वन कहाँ होते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, एमपी में वन है। केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो ये अंडमान निकोबार में है। किसी भी क्षेत्र में 33% वन का होना आवश्यक है और प्रत्येक 3 साल पर वनों का रिपोर्ट जारी किया जाता है। देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये 2 साल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक 2 साल पर वनों का रिपोर्ट जारी किया जाता है। हम लोगों के पास औसतन जो है 23 से 24% वन बचा है, ठीक है, जबकि 33% जंगल होना चाहिए। हम लोग ज्यादा विकसित नहीं है, फिर भी हमारे पास जंगल नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी चीजों का उसका उपयोग नहीं किया है। जबकि जापान में 66% जंगल है और वह हमसे बहुत आगे है। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ हर जंगल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। तो यहाँ पे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो किसी भी वन का विकसित होने के लिए वर्षा और तापमान बहुत जरूरी है। यहाँ वर्षा जो अच्छी खासी होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तापमान यहाँ 22 से 23 डिग्री रहता है सेल्सियस। और यहाँ पेड़ की कई किस्में होती हैं, सभी प्रकार की यहाँ वनस्पतियां मिलती हैं। इन पेड़ों में पानी की कोई कमी नहीं रहती, जिस कारण पेड़ जो है ज्यादा निकल आते हैं। लेकिन इन्हें धूप की कमी होती है। धूप तो उसी को मिलेगा जो सबसे लंबा पेड़ होगा, इसलिए यहाँ की जो वनस्पति होती है बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। यहाँ के पेड़ पतले, लंबे और सघन होते हैं। इनकी लकड़ियां जो है कठोर होती है कि इनको ज्यादा जरूरत वर्षा की होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा विषुवत रेखा पर ही देखने को मिलता है और इसलिए सदाबहार वन ज्यादातर विषुवत रेखा पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जहां सबसे अधिक वर्षा होगी वहां ये वन देखने को मिलते हैं। भारत में इस प्रकार के वन का विकास जो है पश्चिमी घाट पर्वत पे और मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी पहाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। यहाँ वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। यहाँ जो पेड़ पौधे हैं पतझड़ का समय यहाँ भिन्न भिन्न होता है। यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण यहाँ नए नए पौधे जमकर इस वन को घना कर देते हैं। इसमें देखा जाए तो ज्यादातर रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, ओबुनस का वृक्ष पाया जाता है। इनकी लकड़ियां जो कठोर होती हैं, जिस वजह से इनका आर्थिक दोहन करना बहुत कठिन है और इसे वर्षा वन भी कहा जाता है। अब आगे देखेंगे दूसरा कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इस वन के इस प्रकार के वनों का जो विकास होता है वहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस कारण यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है और पानी कम पड़ जाता है। भारत में सबसे अधिक यही पतझड़ वाले वन देखने को मिलते हैं। इनमें पतझड़ का मौसम जो है एक साथ आता है, जिसमें विराम देखने को मिलता है। इन प्रकार के वनों का आर्थिक दोहन अधिक होता है और ये जो वन है इसके वृक्ष की लकड़ियां मुलायम और मजबूत होती हैं, जैसे आम हो गया, जामुन, साल, शीशम, सागवान, महुआ, ये सभी हो गया और इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इस वनस्पतियों का विकास उस क्षेत्र में होता है जहां 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इन वनस्पतियों में शुष्क काल की अवधि लंबी होती है। वृक्ष सघन न होकर यहाँ विरल होते हैं। पेड़ों के बीच घास भूमियां होती है, जिस कारण यहाँ विशाल आकार वाले जानवरों के लिए वन क्षेत्र अच्छा होता है। यहाँ बेल, पीपल, तेंदू, खैर, बरगद, भोजपत्र, सखुआ वृक्ष पाए जाते हैं। नोट में देख लीजिए, कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी तथा बीड़ी बनाने के लिए तेंदू वृक्ष के पत्ते का उपयोग किया जाता है। और पर्वतीय वन, भारत में पाया जाने वाला पर्वतीय वन हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह वन पाया जाता है। यहाँ ठंड मायने लगता है। बर्फ से बचने के लिए इनका आकार जो होता है कोनधारी या शंकुधारी हो जाता है। इसे कोनधारी, शंकुधारी तथा अल्पाइन वन भी कहते हैं। जब पर्वतों की ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक हो जाता है तो वहाँ अत्यधिक बर्फ पड़ने के कारण वहाँ किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे का निकलना मुश्किल हो जाता है। अब पांचवा है मरुस्थलीय वन। तो यह वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है और ये ज्यादातर राजस्थान में देखने को मिलता है। इनमें कांटे पाए जाते हैं। दलदलीय वन जो है यहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ की लकड़ियां बहुत मजबूत और कठोर होती हैं। ये पेड़ जो है मीडियम साइज के होते हैं। ये दूर से सदाबहार वन की तरह दिखते हैं और ये बहुत घने होते हैं। नाव बनाने के लिए इसी वन की लकड़ियों का प्रयोग करते हैं और ये वन जो है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। अब जंगल को बढ़ाने के लिए हमें वानिकी करना पड़ेगा। सामाजिक वानिकी एक होती है, कृषि वानिकी। तो इस वानिकी में आम जनता को प्रेरित किया जाता है कि वो पेड़ लगाए। तो ये सामाजिक वानिकी है। कृषि वानिकी का क्या अर्थ होता है? एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को विधि पूर्वक रोपा जाता है। दोनों को उपज लेकर आय बढ़ाते हैं, तो इसे कृषि वानिकी कहते हैं। खेती के साथ साथ यहाँ पे जंगल लगाया जाता है, ठीक है। इस कृषि को इको फैमिली कृषि कहा जाता है। अब सामुदायिक वानिकी क्या होता है? इस वानिकी के द्वारा सरकार जो है समुदाय के लोगों को लेकर सरकारी जमीन को चिन्हित कर जंगल लगवाती है। उन्हीं लोगों को उसका रखवाली करना होता है और कृत्रिम जंगल बनाया जाता है। फर्म वानिकी, इसके अंतर्गत किसानों से ऐसे वन लगवाए जाते हैं जिसका प्रयोग व्यापारिक महत्व और औषधि के लिए होता है। वन विभाग इसके लिए किसानों को निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराती है। शहरी वानिकी, शहरों के इर्द गिर्द और सार्वजनिक भूमि जैसे हरी पट्टी, पार्क, सड़कों के डिवाइडर, औद्योगिक और व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन शहरी वानिकी के अंतर्गत होता है। अभी सड़क के किनारे जो बीच में पेड़ लगाए जाते हैं। अब भारत की जलवायु देखेंगे, तो भारत की जलवायु को समझने के लिए सबसे पहले मानसून को समझना होगा। तो सबसे पहले मौसम के बारे में देखते हैं। एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? मौसम, ठीक है। मौसम कहते हैं मौसम हर दिन बदलता रहता है। अगर हम मौसम को प्रतिदिन देखते हैं तो उसके स्वभाव का पता चलता है। जब हम किसी क्षेत्र के मौसम पर हमेशा नजर रखते हैं और उस पर लगातार 30 सालों तक नजर रखते हैं तो
हमें एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव मिल जाता है। यह मौसम 30 सालों में कैसा रहेगा, या यही 30 साल का अनुभव औसत को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अर्थात किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा एवं गति की समस्त दशाओं के योग को जलवायु कहा जाता है। जलवायु कभी चेंज नहीं होती। जब हम जल को आग पर गर्म करते हैं और वह वाष्प बनकर ऊपर वायु में चला जाता है, और यही जलवायु कहलाता है। भारत में जलवायु को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक हैं, जैसे पर्वतों की स्थिति है पहला, इसमें और भी है, धीरे धीरे इनको देखेंगे। तो भारत की जलवायु में पर्वत किस जगह पर है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे पश्चिमी तथा पूर्वी घाट पर्वत, हिमालय पर्वत आपका उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत उत्तरी पवनों से हमें अभेद सुरक्षा प्रदान करता है। जमा देने वाली जो ठंडी हवाएं आती हैं -60 डिग्री सेल्सियस, ये उत्तरी ध्रुव से चलकर मध्य एवं पूर्व एशिया से भारत की ओर बढ़ती हैं, उनसे हमारा हिमालय पर्वत रोकता है ये सभी। और अरावली पर्वत भी, तो ये पर्वत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है समुद्र से दूरी। तो समुद्र से आप जितना ही दूर रहेंगे मौसम में आपको उतना ही चेंज मिलेगा। समुद्र की पानी ना जल्दी गर्म होता है ना ही जल्दी ठंडा। तो जो शहर समुद्र के किनारे होता है वहाँ न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा ठंडा पड़ता है, वहाँ का जो मौसम होता है औसत रहता है। ठीक है। अब विषुवत रेखा से दूरी, तीसरा है विषुवत रेखा से दूरी। तो जितना ज्यादा हम विषुवत रेखा से दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा गोरा रहेंगे, और जितना ही नजदीक रहेंगे उतने ही काले रहेंगे। तो विषुवत रेखा से जितनी ही दूरी पर रहेंगे आपकी जलवायु उतनी ही अलग रहेगी। जैसे केरल और तमिलनाडु के लोग काले और जम्मू कश्मीर के लोग कैसे हैं, गोरे हैं। विषुवत रेखा से जितनी हम दूरी पर जाएंगे गर्मी की मात्रा कम होती जाएगी, आपकी जलवायु हल्का हल्का चेंज होने लगती है। समुद्र तट से ऊंचाई भी निर्भर करता है। तो दुनिया की किसी भी ऊंचाई को हम समुद्र तट से माप सकते हैं। अगर आपकी जगह की ऊंचाई जितनी ज्यादा रहेगी तो ठंड उतनी ही ज्यादा पड़ती है, जितनी ज्यादा रहेगी समुद्र तल से ऊंचाई उतना ज्यादा ठंड रहेगा। मानसून, तो हमारी जलवायु मानसून पर निर्भर करती है। वैसा काला बादल जिसमें बारिश कराने की मात्रा रहती है उसे मानसून कहा जाता है। ये बादल जब पर्वतों से टकराते हैं तो वर्षा कराते हैं, और बहुत ज्यादा टकराते हैं तो वो बादल फट जाता है। जून जुलाई में बादल बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि इस समय जो है सूर्य कर्क रेखा पर रहते हैं। सूर्य समुद्र के पानी को गर्म कर देता है और पानी वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, यही वाष्प बादल फिर बन जाता है। यह मानसून हल्का दाहिने और घूमकर चलता है। इस मानसून को अरावली पर्वत नहीं रोक पाती है, क्योंकि वह समांतर है और यह उत्तराखंड में जाकर बहुत तेजी से हिमालय से टकराता है। यहाँ बादल बहुत अधिक आकर तेजी से टकरा जाते हैं और बहुत तेज बारिश होती है, इसी को बादल का फटना कहा जाता है। अब जलवायु, किसी खास जगह जिसके बारे में आपको सटीक जानकारी हो उसी को जलवायु कहते हैं। मौसम का अनुभव जब हमें हो जाता है तो उसका अंदाजा हमें लग जाता है, और इसी अनुभव को जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, तो हमारी हर चीज जलवायु पर निर्भर करती है। हमारे देश में एक सी जैसी जलवायु नहीं पाई जाती है। हम लोग जलवायु को ऋतुओं में बांट कर देखते हैं। तो भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च, ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून, वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर, और शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक पाई जाती है। तो अब शीत ऋतु के बारे में देखते हैं। ये 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होती है शीत ऋतु। ऋतु को सबसे ज्यादा चेंज करने में जो मुख्य भूमिका है सूर्य का होता है। हमारी पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो जब शीत ऋतु का समय होता है तो सूर्य जो है मकर रेखा पर चला जाता है, जिस वजह से भारत की जो दूरी है सूर्य से बढ़ जाती है, जिस कारण भारत में ठंड पड़ने लगता है। ठंडी हवाएं भारी होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, नमी की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण हवाएं भारी होकर नीचे बैठ जाती हैं। इसके कारण उत्तर भारत में ठंडी हवाएं बहुत तेजी से चलने लगती हैं, क्योंकि इसके बहने का रास्ता नहीं मिलता है। उत्तर भारत में हिमालय खड़ा है और हिमालय पूरा बर्फ का है, उससे टकराकर हवाएं बहुत तेजी से निकलती हैं, जिससे यूपी, बिहार, पूरे उत्तर भारत के लोग इसे शीतलहर कहते हैं। इस ठंड के दिन में वर्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्षा के लिए भाप बनना जरूरी होता है। तो ठंड के दिन में वर्षा नहीं होता है, लेकिन ठंड के दिनों में भारत में 2 जगह पर थोड़ी वर्षा होती है, और ये जगह है उत्तर भारत और तमिलनाडु में। जनवरी के महीने में थोड़ा थोड़ा वर्षा होती है। ठंड के दिन में भारत में वर्षा का जो कारण है मानसून नहीं है। ठंड के दिन में सूर्य जो है मकर रेखा पर चला जाता है और भारत में उच्च दाब बन जाता है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखेंगे तो ये 15 मार्च से 15 सितंबर तक होता है। गर्मी के दिन में सूर्य जून के महीने होने के कारण कर्क रेखा पर चला आता है और वहां की हवाओं को गर्म करके ऊपर उठा देता है, जिस वजह से वहां हवाओं की कमी देखने को मिलता है। वहां की कमी को पूरा करने के लिए हवाएं तेजी से चलने लगती हैं और आंधी का रूप ले लेती हैं। इन हवाओं को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं, पंजाब में धूल भरी आंधी कहते हैं, यूपी बिहार में इसे लू कहते हैं, और असम में बोडो चिली कहा जाता है। ठीक है। अब आगे, बादल को वर्षा ऋतु में बरसना चाहिए, लेकिन कभी कभी यह पहले ही वर्षा कर देती है, जिसे प्री मानसून कहा जाता है। मानसून जब बरसता है तो मौसम ठंडा रहता है, लेकिन प्री मानसून जब बरसता है तो गर्मी और वर्षा दोनों होने लगती है। यह किसी किसी चीज के लिए फायदे हो जाता है, जैसे अंगूर, आम और फूल के लिए। कभी कभी प्री मानसून अच्छा साबित हो जाता है। असम में चाय की खेती बहुत अच्छी हो जाती है, इसी कारण असम के लोग इसे प्री मानसून का इंतजार करते रहते हैं और कहते हैं ये वर्षा नहीं, ये झरना के समान है, इसलिए असम के लोग इसे टी सोवर भी कहते हैं। कर्नाटक में फूलों की खेती है और फूलों की खेती के लिए वर्षा जो है अच्छा काम कर देती है, तो वहाँ के लोग इसे चेरी ब्लॉसम, केरल के लोग इसे मैंगो सोवर भी कहते हैं। अब वर्षा ऋतु देखिए, यह 15 जून से 15 सितंबर तक होता है। इस समय मानसून का आगमन होता है। मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा के मासिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन। यह दिशा परिवर्तन कर लेता है। भारत में मानसून जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से जून के पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। सबसे अंत में पंजाब में पहुंचता है। सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मासिंगराम में होता है, 1400 सेंटीमीटर के लगभग। रेन गेज से वर्षा को मापते हैं। सबसे कम वर्षा लेह में होता है। लौटते मानसून से वर्षा जो होती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। भारत में मानसून 2 दिशा से आती है। पहला है भारत में आने वाला जो मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, और इससे मानसून जो है 80% वर्षा कराती है। और भारत में लौटने वाला जो मानसून है ये उत्तर पूर्व मानसून होता है, जो 17% वर्षा कराती है। शेष 3% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ करवाती है। अब शरद ऋतु के बारे में, यह 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच होता है। इस समय मानसून लौट चुका होता है। मानसून लौटने के कारण आसमान पूरी तरह साफ हो चुका रहता है, जिस कारण चिलचिलाती धूप पड़ती है। इस समय मौसम औसत रहता है, क्योंकि सूर्य हमसे दूर जा रहा होता है। ठीक है। अब आगे है कृषि। ठीक है। कृषि के बारे में देखेंगे चैप्टर। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की जो कुल जनसंख्या का 65% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, किंतु भारत के जो राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है मात्र 15% है। हमारे यहाँ कृषि में पैदावार कम होता है, जिसका मुख्य कारण खेत का छोटा होना है। हमारे यहाँ कृषि व्यापारिक न होकर जीवन निर्वाहन कृषि की जाती है। कृषि कई प्रकार की होती है, जैसे पहला है जीवन निर्वाहन कृषि। भारत की खेती द्विसस्यन है।
मिश्रित कृषि होती है, द्विफसली कृषि, ड्रॉप फार्म, ये सभी होता है, इसके बारे में देखते हैं। मिश्रित कृषि कम जगह में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिश्रित कृषि की जाती है। इसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। द्विफसली कृषि, इस प्रकार की कृषि में दो फसल एक साथ उगाए जाते हैं। एक की जड़ कम गहरी, दूसरी की जड़ ज्यादा गहरी, एक कम पानी सोखता है और दूसरा ज्यादा पानी सोखता है। ड्रॉप फार्मिंग, इसका प्रयोग फूलों की खेती के लिए किया जाता है। इसमें फुहारों वाला सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ट्रक फार्मिंग, यह खेती भारत में 9 के बराबर होती है। हमारे यहाँ अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाए जाते हैं और हमारे यहाँ की कृषि जो है पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। भारत में फसलों का वर्गीकरण करेंगे तो भारत में मुख्यतः तीन फसलें उगाई जाती हैं, जायद फसल, खरीफ फसल और रबी फसल। तो जायद में देख लीजिए, फसल जो, यह फसल मार्च में बोया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, मुख्य रूप से सब्जी, तरबूज, खीरा, ककड़ी आता है। यह बहुत जल्दी समय में लग जाता है। मई में इस फसल को काट भी लिया जाता है और ये बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। खरीफ फसल में इसे जुलाई के महीने में बोते हैं और इस फसल को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आता है। इसे मानसूनी फसल भी कहते हैं। देखिए यहाँ पानी की यहाँ जरूरत ज्यादा होती है चावल को, तो यहाँ पे ज्यादा जरूरत होती है पानी की, ठीक है। इसको मानसूनी फसल भी कहते हैं और इसकी कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। रबी फसल आता है तो ये फसल ठंड के दिन में नवंबर में बोया जाता है और इसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है और इसकी कटाई जो है मार्च में हो जाती है। इसमें गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, अलसी, तीसी, ये सभी हैं। प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन है? गेहूं है, चावल है, जौ है, मोटे अनाज और दाल है। नकदी फसल किसे कहते हैं? वैसा फसल जो पैसा कमाने के लिए बोया जाता है उसे नकदी फसल कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें गन्ना आ जाएगा, चाय आ जाएगा और भी चीजें हैं। तो गन्ना का जो जन्म स्थान है ये भारत है। गन्ना उत्पादन में भारत ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है। खपत की दृष्टि देखें तो प्रथम स्थान है। विश्व का 40% गन्ना उत्पादन होता है। गन्ना की फसल तैयार होने में 1 साल लगता है लगभग। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी है। उत्तर प्रदेश अकेले ही देश का 45% गन्ना उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक जो चीनी मिल है ये उत्तर प्रदेश में है, जबकि चीनी मिल में पहला स्थान जो है महाराष्ट्र का है। चाय के देख लीजिए, पूरे विश्व में चाय का सर्वाधिक जो उत्पादन है चीन में होता है एवं सर्वाधिक उपभोक्ता वाला देश जो है भारत है, ठीक है। उत्पादन सबसे ज्यादा चीन में, भारत में इसका उपभोक्ता सबसे ज्यादा है। भारत में सर्वाधिक चाय असम में होता है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। चाय की प्राप्ति पत्ती से होती है। चाय में थीम पाया जाता है जो थकान को दूर करता है। चाय का सबसे ज्यादा निर्यात श्रीलंका करता है। फिर कहवा है, ये सब नकदी फसल देख रहे हैं हम लोग, तो ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। कॉफी की प्राप्ति बीज से होती है, इसमें कैफीन पाया जाता है जो नींद को भगा देता है। कपास के बारे में देखेंगे तो इसकी प्राप्ति बीज से होती है। इसे कच्चे माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। पूरे भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। कपास के उत्पादन में 200 दिन धूप का लगना आवश्यक होता है। कपास को व्हाइट फाइबर भी कहा जाता है। जूट या पटसन, तो ये पौधों के तना से प्राप्त होता है। इसके तने को पानी में भिगोकर इसके छाल को निकालकर बोरा या सूतरी बनाया जाता है और इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और प्रमुख फसल और उसके उत्पादक राज्य, तो चावल यह भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसका भारत में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। इसकी कृषि जो है पूरी तरह मानसून पर निर्भर होती है क्योंकि चावल के खेत में हमेशा पानी का होना आवश्यक होता है। भारत में सर्वाधिक चावल जो उत्पादन है पश्चिम बंगाल में होता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं। कृष्णा नदी घाटी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल की कृषि के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी माना जाता है। वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है और इस चावल का क्या नाम है? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अब गेहूं देख लीजिए, ये दूसरा खाद्यान्न फसल है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, जबकि प्रति हेक्टेयर में देखें तो इसका उत्पादन पंजाब करता है। गेहूं के लिए अधिकतम 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त माना जाता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। जौ देख लीजिए, जौ भी देश की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। जौ का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश है। इसकी गणना मोटे अनाजों की श्रेणी में होती है। जौ के लिए कम उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। बाजरा, यह भी मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। बाजरा के उत्पादन में भारत विश्व में पहला है। मक्का की उत्पत्ति पाइकॉर्न से हुई है और यह एक उभयलिंगी है। हमारे देश के अपेक्षाकृत शुष्क भागों में मक्के का उपयोग प्रमुख रूप से खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। मक्का सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है कर्नाटक में होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। मक्का उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब तिलहन का उत्पादन करते हैं। दालों के उत्पादन तथा उपभोग में दोनों दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। रबड़ का जन्म स्थान ब्राजील है। रबड़ के प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक है। अंडमान निकोबार में रबड़ का उत्पादन होता है। तंबाकू, आपका भारत में तंबाकू उत्पादन के 3 शीर्ष राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत में विश्व की कुल 8% तंबाकू उत्पादन होता है। अब प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान, तो धान का इंडो चाइना जन्म स्थान है। मक्का का मध्य अमेरिका, ज्वार का भारत, बाजरा का अफ्रीका, गेहूं का मध्य प्रदेश और जौ का जी प्रमुख फसलें और उसके उत्पादक राज्य, ठीक है। तो केसर कश्मीर में होता है। काली मिर्च केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। छोटी इलायची केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। अदरक मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में। जीरा राजस्थान, केरल में। लौंग जो है तमिलनाडु, केरल में होता है। मिर्च आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में होता है। हल्दी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रमुख फसल एवं शीर्ष उत्पादक राज्य। आम में उत्तर प्रदेश है। केला गुजरात में। अंगूर महाराष्ट्र में। अमरूद मध्य प्रदेश में। लीची बिहार। कटहल असम। काजू महाराष्ट्र। आंवला, ठीक है। आंवला जो है आंवला कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश कहाँ गया? ये है। पपीता गुजरात, अनानास पश्चिम बंगाल, नारियल तमिलनाडु, सेपोटा गुजरात, अखरोट जो है जम्मू कश्मीर, संतरा महाराष्ट्र, नींबू आंध्र प्रदेश, सेव जो है जम्मू कश्मीर में होगा। अब हरित क्रांति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में 1966 में प्रारंभ हुआ था। विश्व में इसका जनक जो है अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। भारत में इसके जनक एम एस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति शब्द जो है विलियम कार्ड ने दिया है। हरित क्रांति में उन्नत बीज जो है हाई यील्ड वैरायटी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। इसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ गया
धान का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दलहन एवं तिलहन का उत्पादन इससे घट गया। हरित क्रांति का केंद्र यूपी का शामली था। हरित क्रांति सर्वाधिक पंजाब में हुआ था, का फायदा जो है सबसे ज्यादा पंजाब में। द्वितीय हरित क्रांति में इसमें आनुवांशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं और इन फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाई फसल कहा जाता है। ठीक है, हो गया ये। अब खनिज पे आ जाइए। खनिज क्या होता है? तो पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक को खनिज कहते हैं, जैसे कोयला हो गया, अब्रक हो गया और जस्ता हो गया, ये सभी क्या है? खनिज हैं। अयस्क क्या होता है? तो जिस खनिज में धात्विक गुण होते हैं और उसमें से धातु आसानी से कम खर्च में से प्राप्त होती है तो उसे अयस्क कहते हैं, जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइट, ये सभी आदि। खनिजों का वर्गीकरण करके देखते हैं तो खनिजों का वर्गीकरण में, ठीक है, ऊर्जा खनिज, अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज 3 रूपों में होता है। तो ऊर्जा खनिज से हमें ईंधन ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे जीवाश्म ईंधन, औषधि चट्टानों से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी प्राप्त होता है। आणविक ईंधन से हमें क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम, ये सभी प्राप्त होता है। अधात्विक खनिज जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं, ये भंगुर होते हैं, पीटने पर टूट जाते हैं और ये औषधि चट्टान में पाए जाते हैं, तो ये अधात्विक खनिज होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं। इसमें जैसे आग्नेय चट्टान, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, नमक, जिप्सम, हीरा, एस्बेस्टस, पायराइट, ये सभी क्या होते हैं? अधात्विक खनिज होते हैं। धात्विक खनिज में देखें तो ये धातुएं प्राप्त होती हैं, इसे पीटने पर ये आकार बदलते हैं। ये आग्नेय या कांतिक चट्टानों में पाए जाते हैं, ये धारवार क्रम के चट्टानों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। धात्विक खनिज को दो रूप में, लौह धात्विक और अलौह धात्विक रूप में बांटा जाता है। लौह में आयरन का अंश पाया जाता है, जैसे मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, टंगस्टन हो गया। उसी तरह अलौह में आयरन का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे कॉपर, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सभी हो जाएगा। अब देखिए ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के स्रोत को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो अनवीकरणीय ऊर्जा और एक दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, इसे अनवीकरणीय ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं और नवीकरणीय को गैर परंपरागत कहते हैं। तो ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, तो उसे कहते हैं क्या? अनवीकरणीय। जैसे तापीय ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस से जिसको पाया जाता है। फिर जल ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, ये सभी। नवीकरणीय ऊर्जा में ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका बार बार उपयोग करते हैं, अर्थात एक बार समाप्त हो जाने के बाद उसे दोबारा ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूकंपीय ऊर्जा, ये सभी, भूगर्भीय ऊर्जा, इन सबको कहते हैं। यहाँ पे जल गलत दे रहा है, ठीक है, नवीकरणीय है वो। भारत में खनिज विकास सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से 2 संस्थाएं हैं। एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। दूसरा भारतीय खनन ब्यूरो, ये नागपुर में है। तो अब शीर्ष, भारत के शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य है। राजस्थान 17% खनिज होता है, उड़ीसा 14%, आंध्र प्रदेश में 13% है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम है, कितना परसेंट कौन सा राज्य करता है खनिज का उत्पादन। तो भारत में अब देखेंगे हम लोग, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है और तांबा जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत तार बनाने में करते हैं। भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, फिर राजस्थान में होता है। तांबे का सबसे अधिक भंडार जो है ये राजस्थान में है। इसकी प्रमुख खानें राजस्थान में देखा जाए तो खेतड़ी है, झुंझुनू है और अलवर है। मध्य प्रदेश में बालाघाट है। हीरा सबसे कठोर धातु अधातु होता है और ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। भारत में हीरे का सबसे अधिक भंडार जो है मध्य प्रदेश में है। दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन रूस में होता है। दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडार जो है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी प्रमुख खानें मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है। सोना के बारे में देख लीजिए, यह एक बहुमूल्य धातु है। इसका उपयोग जो है आभूषण बनाने में, सिक्के बनाने में किया जाता है और भारत का लगभग 99% जो सोना है कर्नाटक से मिलता है। ठीक है, कर्नाटक से प्राप्त होता है। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में, सोने का सबसे अधिक भंडार कर्नाटक में। दुनिया का सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन में होता है। इसकी प्रमुख खानें भारत में कर्नाटक की कोलार की खान, हट्टी की खान है। बिहार में स्वर्ण संचित भंडार जमुई में सोनों के प्रखंड के करमटिया नामक स्थान पर है। अब चांदी के बारे में देखेंगे तो भारत में चांदी की स्वतंत्र खानें नहीं पाई जाती, यह प्रायः जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, 99%। चांदी का सबसे अधिक भंडार राजस्थान में ही है। दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन मैक्सिको में होता है। इसकी प्रमुख खानें देखते हैं, राजस्थान की जवार खान, जस्ता, सीसा के बारे में देख लीजिए। सीसा और जस्ता को जुवा खनिज कहते हैं क्योंकि ये साथ साथ पाए जाते हैं। गैलेना सीसे के एक प्रमुख अयस्क है। भारत में सीसा और जस्ता का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान की ज्वार जो खान है वहाँ पे। जिप्सम के बारे में, प्लास्टर और पेरिस में इसका उपयोग होता है। क्षारीय मृदा को उदासीन करने में भी जिप्सम का प्रयोग होता है। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक भंडारण और उत्पादन दोनों राजस्थान में है। प्रमुख खाने हैं राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। चूना पत्थर के बारे में देखिए, औषधि चट्टानों में पाया जाता है। इसका प्रमुख खान जो है आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में है। संगमरमर यह एक कायांत्रिक चट्टान है, इसका उपयोग भवन निर्माण में होता है। इसके उत्पादन में राजस्थान के नागौर जिले के मकराना तट प्रसिद्ध क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। राजसमंद, जैसलमेर, अजमेर ये सभी उत्पादक क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश दूसरा उत्पादक क्षेत्र राज्य है। जबलपुर, बैतूल इसका उत्पादक क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी संगमरमर का भंडार है। अब टीन के बारे में देख लेते हैं। इसका उपयोग धातु की चादर बनाने में करते हैं और भारत में लगभग इसका संपूर्ण भंडार उत्पादन दोनों छत्तीसगढ़ में होता है। टीन का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार छत्तीसगढ़ में है। प्रमुख खाने छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है। टंगस्टन का उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, निकेल का राजस्थान, मध्य प्रदेश में। अब्रक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो होता है विद्युत उपकरण में करते हैं। भारत में अब्रक का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार आंध्र प्रदेश में है। प्रमुख खाने आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला। बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है, यह एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत में उड़ीसा बॉक्साइट का उत्पादन और भंडारण प्रथम स्थान पे है। भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन जो है उड़ीसा में होता है। क्रोमाइट एक धात्विक खनिज है, क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में करते हैं। क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क प्राचीन धारवाड़ श्रेणी के आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है। लौह अयस्क भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। पहला चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फिर भारत है। भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। प्रमुख खान जो है कर्नाटक का कुद्रेमुख, छत्तीसगढ़ का बैलाडीला और उड़ीसा का क्योंझर है। कोयला के बारे में दिया है, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं।
मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाटाइट, सीडेराइट। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट प्रमुख हैं। मैग्नेटाइट क्या है? सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। यह काले रंग का होता है तथा इसमें धातु की मात्रा 72% तक होती है। भारत में यह मुख्यतः दक्षिण पूर्व सिंहभूम झारखंड में पाया जाता है। बेलारिया हॉस्पेट ये कर्नाटक में है। बरामजादा उड़ीसा में है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है। हेमाटाइट के बारे में देख लीजिए, ये लाल एवं भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का अंश 60 से 70% के बीच होता है। भारत का अधिकतर जो लगभग 58% है लौह अयस्क इसी श्रेणी का है। यह मुख्यतः सिंहभूम, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, कर्नाटक, गोवा आदि जगहों में पाया जाता है। भारत में लौह हेमेटाइट जो है अयस्क के रूप में पाया जाता है। लिमोनाइट यह प्रायः पीले रंग का होता है। इसमें धातु का अंश 10 से 40% तक होता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार के लौह अयस्क मिलते हैं। सीडेराइट इसमें अशुद्धियां पाई जाती हैं। धातु का अंश 48% होता है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें लोहा एवं कार्बन का मिश्रण होता है। लिमोनाइट तथा सीडेराइट निम्न कोटि का लौह अयस्क है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में लाया जाता है। कोयला के प्रकार देख लीजिए, एंथ्रेसाइट, पिटोमिनस, लिग्नाइट और पिट 4 प्रकार के होता है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 85 to 90% से अधिक होती है। इसे कठोर कोयला कहा जाता है। इस प्रकार की कोयला मुख्यतः जम्मू कश्मीर पाया जाता है। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 65 से 75% होती है और भारत में सबसे ज्यादा जो है बिटुमिनस कोयला ही मिलता है। इसे काला कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट कार्बन की मात्रा इसमें 45 से 55% होती है और इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसे नरम कोयला भी कहा जाता है। पिट कार्बन की मात्रा इसमें 45% से कम होती है और यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। इसमें नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया। भारत में कोयला जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में और सबसे अधिक भंडार इसका झारखंड में है। प्रमुख खानें देखें तो झारखंड का झरिया, धनबाद, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, आसनसोल, तेलंगाना का सिंगरेनी, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, ये सभी क्या है? कोयले के भंडार हैं। पेट्रोलियम के बारे में देख लीजिए। पेट्रोलियम भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। देश में अपतटीय क्षेत्रों का कुल योगदान लगभग 66% है। असम के डिगबोई को तेल नगरी के रूप में जानते हैं। डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था। 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर खंपात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई थी। देश का सर्वाधिक तेल उत्पादन जो है यहीं से होता है। अब आगे भारत का पहला समुद्री तेल क्षेत्र जो है ये पेट्रोलियम कुआं की खुदाई गुजरात के अलियावेत में किया गया था। यूरेनियम के बारे में, यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में करते हैं। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में करते हैं और भारत जो है यूरेनियम के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। यूरेनियम की सबसे महत्वपूर्ण खान जो है झारखंड की जादूगोड़ा में है। थोरियम, भारत थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है। थोरियम केरल तट पर मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। बेरिलियम क्या है? यह एक प्रकार की आणविक ऊर्जा का स्रोत है। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं इसको। जिस खनिज से धातु प्राप्त होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, जिस खनिज से होती है उसे धात्विक खनिज, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, निकेल, बोरॉन, टाइटेनियम, कोबाल्ट, ये सभी है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई जो असम में है। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश ये सभी राज्यों में लौह अयस्क भंडार बड़े पैमाने पर है। कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम इत्यादि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल है। 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 243 ग्राम तेल के बराबर थी। 1970-80 के दौरान भारत में पहली बार तेल ऊर्जा संकट हुआ था। जिस खनिज में धातु के अंश नहीं होते हैं उसे अधात्विक कहते हैं खनिज। जिप्सम, अब्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पाइराइट, ग्रेफाइट, नमक, जिरकॉन, हीरा, एस्बेस्टस ये सभी होते हैं। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में धातु का अंश लगभग 72% होता है। यह सर्वोत्तम लौह अयस्क होता है। झारखंड का मूरी अलुमिना प्लांट हेतु जाना जाता है। आगे देखेंगे भारत में लगभग 97% जो है मैग्नीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कर्नाटक के कोलार एवं हट्टी क्षेत्र में भारत का लगभग 99% उत्पादन होता है किसका? स्वर्ण का। भारत में यूरेनियम का उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा में होता है। थोरियम मोनाजाइट अयस्क से प्राप्त होता है। इसका विश्व में सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन केरल में है। एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 90% होती है। भारत में गोंडवाना कोयला क्षेत्र से ही 99% कोयला प्राप्त होता है। पेट्रोलियम खनिज तेल की दिशा में आत्मनिर्भरता के लिए कृष्ण क्रांति की शुरुआत की गई है। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। प्रमुख जीवाश्म ईंधन कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ये सभी है प्रमुख जीवाश्म ईंधन। अब देखेंगे भारत के उद्योग। तो उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से होता है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में जाती है। जैसे गन्ने से चीनी को बनाना। तो उद्योगों का वर्गीकरण देखिए। कृषि आधारित उद्योग होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया। खनिज आधारित उद्योग होता है, लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। खनिज प्लस तकनीक आधारित उद्योग होता है, जैसे वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण, रेल निर्माण उद्योग। वन आधारित उद्योग होता है, रेशम उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया। भारत में औद्योगिक क्रांति जो नीति आई थी, तो स्वतंत्रता के बाद भारत की जो पहली औद्योगिक नीति थी 1948 में आई थी। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में और भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति 1991 में आई थी। ठीक है, जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था। इसमें देखो अब लौह इस्पात उद्योग के बारे में देखेंगे। तो भारत में देश का पहला जो लौह उद्योग कारखाना था 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में है वहां स्थापित किया गया था। बाद में ये फंड के अभाव में कंपनी बंद हो गई थी और बंगाल सरकार ने इसका अधिकरण कर लिया था। इसके बाद इसका नाम बदलकर बराबर आयरन वर्क्स कर दिया गया था, बराकर। बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 में जमशेदी टाटा द्वारा झारखंड के जमशेदपुर साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया। टिस्को क्या है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर हुई थी। बाद में कुल्टा, हुरापुर, बर्नपुर इस सभी में इसको मिला दिया गया, टिस्को को। एक इसको भी है, तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है इसको। इसके बारे में देख लीजिए, इसके बारे में तो दिया ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद जो स्थापित लौह इस्पात कारखाना था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई लौह इस्पात उद्योग का
प्रारंभ हुआ 1955 में छत्तीसगढ़ में और ये सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग 1956 में पश्चिम बंगाल में और ये ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग 1959 में उड़ीसा में हुआ था और ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था। उसी तरह फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय बोकारो स्टील प्लांट 1964 में लगा था झारखंड में, ये सोवियत रूस के उसमें संघ के सहयोग से। सलेम स्टील प्लांट ये तमिलनाडु में हुआ था। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में लगाया गया। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना ये विशाखापट्टनम में लगाया गया। लौह इस्पात था। अब एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। एल्युमिनियम का जो पहला कारखाना है भारत में 1937 में पश्चिम बंगाल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी है कौन कौन? बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को। बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये कोरबा एवं कोयना में है, सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। कोरबा कहाँ है आपका? एमपी में। कोयना जो है महाराष्ट्र में है। हिंडाल्को जो है रेणुकोट में हुआ था और ये देखिए यूएसए से सहयोग से। नाल्को दामनजोड़ी में हुआ था, ये उड़ीसा में हुआ था फ्रांस के सहयोग से। रेल उपकरण उद्योग जो है पहिए और एक्सेल जो है बेंगलोर में बनाए जाते हैं। विद्युत इंजन चितरंजन में। इंटीग्रल कोच जो है ये चेन्नई के पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। डीजल इंजन वाराणसी में। रेल कोच कपूरथला में। आधुनिक कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में। जलयान निर्माण उद्योग देखेंगे तो पहला कारखाना इसका 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया गया। अब नेक्स्ट देखेंगे वायुयान निर्माण उद्योग जो है देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया और इस समय इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हाल जिसको कहते हैं के नाम से जाना गया। मशीनरी उद्योग देखें तो 1998 में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रांची में स्थापना की गई। इन इकाइयों में सूती वस्त्र, जूट, चीनी, सीमेंट, कागज, कोयला खनन, संरचनात्मक निर्माण आदि उद्योगों के लिए मशीनों का निर्माण किया जाता है। भारी मशीनों का निर्माण करने वाली प्रमुख इकाइयां देखें तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलुरु 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची 1958 में। खनन एवं संबंध मशीनरी निगम लिमिटेड दुर्गापुर में 1965 में और भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड विशाखापट्टनम 1966 में। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड व आंध्र प्रदेश 1960 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोलकाता में हुआ है। कांच उद्योग है तो कांच बनाने की कला भारत में प्राचीन काल से ही है और आधुनिक तरीके से जो कांच बनाया जाता है उसका कारखाना 1870 में झेलम में स्थापित हुआ जो असफल रहा था। प्रथम सफल जो है ये 1941 में हुआ। कांच के प्रमुख उद्योग जो केंद्र है उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, महाराष्ट्र में मुंबई और गुजरात में भरूच है। औषधि निर्माण उद्योग देखेंगे तो वर्तमान में जिस प्रकार से बीमारियां और उनकी तीव्रता में वृद्धि होती जा रही है तो औषधि निर्माण जो है उद्योग तीव्रता से वृद्धि करने वाला उद्योग बनकर उभरा है। इसमें इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है देश का प्रमुख औषधि प्रतिष्ठान है। इसके संयंत्र जो है ऋषिकेश, हैदराबाद और गुरुग्राम, चेन्नई, भुवनेश्वर और मुजफ्फरपुर में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड पिंपरी की 3 इकाइयां नागपुर, बेंगलुरु, इंफाल में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के देखेंगे बारे में तो भारत में इस उद्योग का विकास उदारीकरण के बाद से माना जाता है। तब से लेकर वर्तमान में भारत ने सॉफ्टवेयर विश्व बाजार अपनी साख बना रखी है। आगे देखेंगे, आगे है इसी के बारे में, ठीक है। तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर में इस उद्योग की जो भागीदारी है सर्वाधिक रही है। भारत में 3000 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जिनमें विप्रो है, इंफोसिस है और ये सभी प्रमुख हैं। भारत में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास 1980 के दशक में हुआ है। वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी जो है एक विचार आधारित उद्योग है। बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग में देखेंगे आधुनिक ढंग से जो सूती वस्त्र की पहली मिल है इसकी स्थापना 1818 में हुई थी। कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में हुई थी। यह लेकिन असफल रहा था। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना जो है 1854 में मुंबई में कवास जी डावर द्वारा खोला गया था। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। जूट उद्योग सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका पहला जो कारखाना है ये कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था। 1947 में देश के विभाजन के बाद पटसन मिले तो भारत में रह गए, लेकिन 3/4 जो जूट उत्पादक क्षेत्र है पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में चला गया। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है। अब देखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग अपने आरंभिक समय में कुटीर उद्योग के रूप में जाना जाता था। इसके अंतर्गत कंबल, कालीन, सौले, नमदा, लोई आदि का निर्माण किया जाता था। भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र का जो मिल है 1876 में कानपुर में स्थापना हुई थी इसकी और दूसरी पंजाब में स्थापित किया गया था। ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख जो केंद्र है ये पंजाब में लुधियाना है। चलिए आगे देखेंगे कागज उद्योग। तो देश में आधुनिक तरीके के जो कागज बनाने की प्रथम मिल है इसका स्थापना जो है 1812 में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में हुआ था। ये असफल रहा था। प्रथम देखिए सफल कागज कारखाना उद्योग तो ये 1867 में कोलकाता के बालीगंज में लगाया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। इसके अतिरिक्त सहारनपुर, मेरठ, मोदीनगर में भी कागज कारखाने लगाए गए थे। इस उद्योग में सेलुलोज लुगदी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से प्राप्त होती है। रेशम उद्योग के बारे में देखेंगे तो भारत में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन की एक लंबी परंपरा रही है। भारत रेशम उत्पादन के क्षेत्र में चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रेशम की प्रमुख 5 वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन मलबरी, मुगा, ईरी, ट्रॉपिकल टसर एवं ओक जो है ये करने वाला भारत जो है एकमात्र देश है। देखिए मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। आरंभिक समय में भारत में रेशमी वस्त्रों का निर्माण कुटीर उद्योग के रूप में होता था, जिसका निर्यात जो है मध्य पूर्व एवं यूरोप के अनेक देशों को होता था। लेकिन आधुनिक भारत की पहली रेशम जो मिल है इसकी स्थापना 1832 में हावड़ा में की गई थी। रेशम वस्त्र उद्योग के प्रमुख जो केंद्र हैं ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है। अब लाख उद्योग देखेंगे। लाख जो है केरिया लाका नामक कीड़े से बनाया जाता है और यह कीड़ा जो है पीपल, प्लास, बबुल, गुल्लर और खैर आदि वृक्षों की कोमल टहनियों के रस से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे लाख कहा जाता है। भारत में लाख का लगभग आधार जो है उत्पादन जो होता है देखा जाए तो झारखंड में होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, असम, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इन सब में भी होता है। लाख का उपयोग जो है विद्युत इंसुलेशन, जल निरोधक स्याही, चूड़ियां, खिलौने, जूते, चित्रकारी, पेंसिल आदि के निर्माण में किया जाता है। अब आगे देखेंगे
आगे है दिया सलाई उद्योग। तो इसमें देखिए भारत में दिया सलाई कारखाने की स्थापना सबसे पहले 1921 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और यह एक कुटीर उद्योग है। दिया सलाई बनाने में लकड़ी, कागज, पोटेशियम क्लोरेट और फास्फोरस को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अंडमान निकोबार और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से सलाई, पोपलर, पपीता, सुंदरी एवं धूप आदि वृक्षों की मुलायम लकड़ियां इसके लिए अच्छी मानी जाती है। देश में दिया सलाई उद्योग का जो केंद्र हुआ है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सभी जगह हुआ है। अब अखबारी कागज के बारे में देख लीजिए। भारत में अखबारी कागज की पहली मिल मध्य प्रदेश के नेपानगर में 1947 में लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, मैसूर पेपर मिल्स ये भद्रावती में, और तमिलनाडु जो है न्यूज प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड वेल्लोर में लगाया गया था। कागज के प्रमुख उत्पादक है वेल्लोर और ये भद्रावती में। अच्छा, भारत जो है विशेष गुणवत्ता वाले कागज का आयात करता है। ठीक है, जो करेंसी प्रिंटिंग पेपर है, आइवरी बोर्ड है, वेजिटेबल पार्चमेंट है, इन सब का आयात करता है। चीनी उद्योग के बारे में देखेंगे। चीनी उद्योग गन्ना आधारित भार हरासी उद्योग है। ठीक है, और ये गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही लगाया जाता है, क्योंकि चीनी उद्योग में प्रयुक्त होने वाला जो कच्चा माल गन्ना है भारी होता है और इसे दूर ले जाने में इसकी गुणवत्ता घटने लगती है, इसीलिए ये पास में होता है। चीनी के उत्पादन में भारत जो है ब्राजील के बाद विश्व में दूसरे स्थान पे है और उपभोक्ता के रूप में देखें तो ये विश्व में प्रथम स्थान पे है। पहले सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना 1904 में बिहार के मढ़ौरा सारण में हुआ था। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग जो है दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अब देखेंगे तंबाकू उद्योग। भारत में तंबाकू जो है पुर्तगालियों की देन है। 1508 के बाद इसकी खेती उत्पादन कार्य शुरू हुआ था। देश में आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, जबकि गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत में तंबाकू का लगभग 48% जो है भाग चौवर्ण तंबाकू के तौर पर, लगभग 38% बीड़ी उद्योग में और 14% जो है सिगरेट निर्माण में प्रयोग किया जाता है। बीड़ी बनाने में तंबाकू एवं तेंदू कचनाल के पत्तों का प्रयोग करते हैं। तेंदू एवं कचनाल के पत्तों की आपूर्ति जो होती है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु के जंगलों से होती है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में क्या केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। अब देखेंगे चमड़ा उद्योग। भारत में प्राचीन काल से चमड़ा और चमड़े के सामान बनाने की परंपरा रही है। चमड़ा उद्योग जो है संगठित एवं गैर संगठित दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं की रोजगार मिला हुआ है। भारत में चमड़ा मुख्यतः मरे हुए एवं वध किए गए पशुओं से प्राप्त किया जाता है। चमड़े का जो शोधन होता है ये दो प्रकार से होता है। पहले तरीके में अवाराम, कोनाम, बबूल, वाटिल आदि छालों द्वारा चर्म शोधन होता है। दूसरे तरीके में देखें तो बाइक्रोमेट, क्रोमियम सल्फेट, अमोनियम आदि रसायनों के साथ अंडे की जर्दी है तो अंडे की जर्दी, जैतून का तेल, मछली के तेल आदि को मिलाकर आर्द्र विधि द्वारा किया जाता है। कभी कभी टंग स्लिप हो जाता है एक लगातार बोलने से, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, उसके लिए सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य धर्म शोधनशाला कानपुर, आगरा, कोलकाता, मुंबई, टोंक, कपूरथला, बेलगावी, भोपाल ये सभी में है। ठीक है, उर्वरक देखेंगे। उर्वरक उद्योग के बारे में तो भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत जो हुई है 1906 में हुई है। रानीपेट तमिलनाडु में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई है और इसका वास्तविक जो प्रगति हुआ है 1951 में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिंदरी के कारखाने से हुई है। रासायनिक उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के तौर पर नेफ्ता, कोक ओवन, गैस, विद्युत अपघटनी, हाइड्रोजन, फास्फेट, गंधक, जिप्सम इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक बनाने के लिए 70% से अधिक कारखाने नेफ्ता का उपयोग करते हैं। भारत में सार्वजनिक एवं निजी दोनों द्वारा उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है और भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र है के निगम है एवं उसके संरक्षण के स्थापित प्रमुख उर्वरक कारखाने निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं कौन कौन से कारखाने हैं। तो भारतीय उर्वरक निगम 1961 सिंदरी झारखंड में है, रामागुंडम तेलंगाना में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में और तालचेर जो है उड़ीसा में, ये सभी हैं। ठीक है, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1961 में हुई थी। अब नेक्स्ट देखेंगे सीमेंट उद्योग। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का जो पहला कारखाना है 1904 में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना हुई थी और ये 1914 से ये प्रारंभ हुआ था। पर्यटन उद्योग देखें तो किसी विस्तृत भूभाग में किया जाने वाला जो भ्रमण होता है पर्यटन कहलाता है। पर्यटन भारत में सबसे बड़ा सेवा है और साथ ही बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने का और रोजगार सृजन में इस उद्योग ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। भारतीय पर्यटन उद्योग के अंतर्गत पर्यटन स्थलों को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे धार्मिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल, प्राकृतिक पर्यटन स्थल, भारत में स्थित विश्व धरोहर स्थल, ये सभी हो जाएगा। धार्मिक में देखा जाए पर्यटन स्थल में तो अयोध्या है, काशी है, केदारनाथ, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित है, अजमेर की दरगाह, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, गोवा का सेंट जेवियर गिरजाघर, ये सभी हैं। भारत के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों में देखें तो दिल्ली है, आगरा है, गोलकुंडा है, लखनऊ है, जयपुर है, बीकानेर है, खजुराहो है। प्राकृतिक पर्यटन में देखें तो इसके अंतर्गत मनोरम स्थल जो होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य, पहाड़ों की सैर, समुद्र तट, साहसिक पर्यटन को शामिल इसमें किया जाता है। भारत में पर्यटन के क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत आगरा, दिल्ली और जयपुर, ठीक है, दिल्ली, आगरा, जयपुर शहरों का सर्किट बनाया गया है। औद्योगिक गलियारा के बारे में हम लोग देखेंगे। मुंबई, पुणे औद्योगिक प्रदेश है किया गया है। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना एवं औपनिवेशिक काल से व्यापारिक महत्व के चलते इस प्रदेश का विकास किया गया है। निकटवर्ती क्षेत्रों में कच्चे माल के रूप में कपास की प्राप्ति होती है। औपनिवेशिक काल से व्यापारिक नगरीय स्थिति वर्ष 1869 में स्वेज नहर के विकास के कारण यूरोप से व्यापार की सुगमता, श्रम की नहर के विकास के कारण यूरोप से व्यापार की सुगमता, श्रम की उपलब्धता एवं बाद के काल में पश्चिमी घाट में जल विद्युत उत्पादित ऊर्जा आपूर्ति से इस औद्योगिक प्रदेश का तीव्रता से विकास हुआ है। मुंबई हाई पेट्रोलियम की खोज उत्खनन के कारण औद्योगिक विविधता एवं मजबूती आई है, जिसके कारण पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक, उर्वरक उद्योग इन सभी का यहाँ विकास हुआ है। यह औद्योगिक प्रदेश जो है मुंबई, ठाणे से पुणे और नासिक और सोलापुर जिलों तक विस्तृत है, जबकि गौंडर, रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव इन सभी जिलों तक फैला है। कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश गंगा नदी की वितरिका हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल राज्य में विकसित हुआ है। कोलकाता हावड़ा का क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के केंद्र में है। हुगली नदी से सस्ता जल परिवहन, औद्योगिक जल आवश्यकता की पूर्ति, कोलकाता के औपनिवेशिक काल में भारत की राजधानी रहने व धीरे धीरे दूर तक के अन्य क्षेत्रों से सड़क व रेलवे मार्ग से जुड़ने, कच्चे माल के रूप में आसपास के क्षेत्रों जैसे पूर्वी बंगाल से जूट, छोटा नागपुर से लौह यस्क, दामोदर घाटी से कोयला, ये सभी की आपूर्ति बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य घने बसे क्षेत्रों से सस्ता श्रम की आपूर्ति आदि ने इस प्रदेश
के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। वर्तमान में यहाँ के उद्योगों में जूट के अलावा सूती वस्त्र, कागज, इंजीनियरिंग, विद्युत, रसायन, दवा, उर्वरक, पेट्रो रसायन ये सभी महत्वपूर्ण है। कोलकाता के एक अंतर्राष्ट्रीय पतन होने एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के चलते इस प्रदेश के उत्पादित माल को बृहद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होता है। उत्तर में बंसबेरिया से लेकर दक्षिण में बिरला नगर तक यह प्रदेश जो है 100 किलोमीटर से अधिक विस्तृत है। कोलकाता, हावड़ा के अलावा हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, शिवपुर, नौहाटी, गुरी, श्यामनगर, टीटागढ़, सौदेपुर, बजबज, त्रिवेणी, हुगली, बेल्लूर इन सभी इस प्रदेश के अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। बेंगलुरु, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश है। तो इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास कपास उत्पादन क्षेत्र में होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से शुरू हुआ है। वर्तमान में यह प्रदेश बेंगलुरु के देश की सॉफ्टवेयर राजधानी के रूप में विकसित होने से बेहद तीव्र गति से विकसित हुआ है। अब आगे देखेंगे गुजरात। अच्छा, अभी इसमें देख लीजिए है इस औद्योगिक प्रदेश में देखें अगर तो परंपरागत सूती वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग के अलावा रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, रेडियो और हल्के भारी इंजीनियरिंग उपकरण, टायर, शक्कर, सीमेंट, चमड़ा से लेकर वायुयान, सॉफ्टवेयर उद्योगों का यहाँ विकास हुआ है। गुजरात औद्योगिक प्रदेश के बारे में देखिए, इस औद्योगिक प्रदेश को भी शुरुआती विकास 19वीं सदी में यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के चलते हुआ है और ऐसा इसके ऋषि प्रदेश के कपास उत्पादक होने के कारण हुआ है। तेल भंडारों की खोज एवं परिशोधन शालाएं स्थापित करने से उद्योगों का विविधीकरण हुआ है। औद्योगिक प्रदेश जो है लगातार विस्तृत यहाँ पे हुआ है। विभाजन के बाद पाकिस्तान में रह गए कराची पत्तन की कमी को पूरा करने हेतु कांडला जो है पत्तन के विकास ने भी इस औद्योगिक प्रदेश को मजबूती प्रदान की है। कोयली एवं जामनगर में पेट्रोलियम परिशोधन शालाएं स्थापित होने के कारण पेट्रो रसायन एवं अन्य उद्योग जैसे प्लास्टिक है, रंग रोगन है, इन सबका विकास हुआ है। इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद से वडोदरा के मध्य है, जबकि भरूच, कोयली, अनद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, जामनगर, वलसाड़, सूरत, राजकोट इन सभी क्षेत्रों तक विस्तृत है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के बारे में देखते हैं तो इस औद्योगिक प्रदेश का विकास पृष्ठ प्रदेश में विस्तृत रूप से उपस्थित कोयला व लौह अयस्क के भंडार के कारण हुआ है। इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त सस्ता श्रम भी इनमें सहायक है। दामोदर घाटी से कोयला एवं झारखंड तथा उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र और अयस्क एवं उत्तरी क्षेत्र से अयस्क एवं अन्य धात्विक अधात्विक खनिजों की प्राप्ति के चलते लौह इस्पात एवं भारी उद्योगों का यहाँ विकास हुआ है। जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, बोकारो, राउरकेला में बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुए हैं। ये प्रदेश जो है पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग, उड़ीसा के उत्तरी भाग, झारखंड राज्य में विस्तृत है। रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल, डालमियानगर इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश देखिए, इस औद्योगिक प्रदेश का विकास इसके पृष्ठ प्रदेश में खनिजों के भंडारों जैसे गोदावरी बेसिन में कोयला, कृषि के कारण कृषिगत आगतों की प्राप्ति एवं विस्तृत तट रेखा पर विशाखापट्टनम एवं मछलीपट्टनम जैसे पत्तनों के साथ ही सस्ते श्रम एवं बाजार की उपस्थिति आदि मिश्रित कारकों की वजह से हुआ है। कच्चे तेल का आयात कर उसके परिशोधन ने भी पेट्रो रसायन समेत संबंध उद्योग की स्थापना में योगदान दिया है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत इस प्रदेश में विशाखापट्टनम और विजयनगर, राजमुंद्री, विजयवाड़ा, गुंटूर, कुर्नूल, एलरू ये सभी इसके महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। किसके बारे में हो रहा था? विशाखापट्टनम और गुंटूर औद्योगिक प्रदेश के बारे में। अब गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश देख लीजिए, इसका जो विकास हुआ है सबसे महत्वपूर्ण कारक इसका बाजार रहा है। अन्य कारकों के अलावा यहाँ भागरा नागल से प्राप्त जल विद्युत शक्ति, पानीपत, फरीदाबाद से प्राप्त ताप विद्युत शक्ति महत्वपूर्ण है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों के भंडार वाले क्षेत्रों से काफी दूर होने के कारण इस प्रदेश में विशाल एवं भारी विनिर्माण के संयंत्रों की स्थापना नगण्य है। यहाँ छोटे छोटे एवं क्लस्टर रूपी उद्यम स्थापित हुए हैं जो कि परिवहन प्रेरित करते हैं। यहाँ पे देखिए राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से चमड़े की प्राप्ति से आगरा, मथुरा में चमड़ा उद्योग, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, पाइपलाइन से मथुरा रिफाइनरी तक। यहाँ पे देखिए मथुरा रिफाइनरी को कच्चे तेल की आपूर्ति से यहाँ पेट्रो रसायन और उससे संबंधित उद्योग जैसे इसके अलावा शक्कर, सीमेंट, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, हौजरी, कृषि उपकरण, वनस्पति घी, खाद्य प्रसंस्करण, ट्रैक्टर, साइकिल, सीसा ये सभी उद्योग यहाँ पे प्रमुख हैं। अब कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश तो केरल राज्य में विकसित है ये उद्योग प्रदेश। इसमें बागानी कृषि से प्राप्त आगत, घने जनसंख्या के यहाँ बसाव है और के कारण बाजार कारकों एवं तटीय अवस्थिति के कारण ये व्यापारिक सुधार से प्रेरित है। कोयला क्षेत्रों से दूर होने के कारण ऊर्जा आपूर्ति यहाँ के जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है। लौह अयस्क एवं अन्य प्रमुख खनिज जो है खनिज क्षेत्रों से दूर होने के कारण यहाँ भारी उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। कोची में पेट्रोलियम रिफाइनरी के कारण यहाँ पेट्रो रसायन एवं संबंध उद्योग एवं चक्रीय आर्थिक प्रभाव से उपभोक्ता कारकों का प्रसार हुआ है। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलवा, एर्नाकुलम, कोच्चि, अलपुझा, पुनालूर जो है यहाँ पे औद्योगिक केंद्र हैं। ये सब औद्योगिक केंद्र थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे भारत की परिवहन व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें पहला है भारत देखिए परिवहन जो व्यवस्था है इसमें 4 प्रमुख संसाधन है। कौन कौन है? रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और सड़क परिवहन। रेल परिवहन के बारे में देखेंगे तो भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी में ट्रेन ब्लैक ब्यूटी चलाई गई थी। फेयरी ट्रेन जो क्वीन थी यह कोयले से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन है जो मुंबई से थाने के बीच 1853 में चलाई गई थी। डक्कन क्वीन यह इलेक्ट्रिक से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन है जो मुंबई से कुर्ला के बीच 1925 में चलाई गई थी। राजधानी एक्सप्रेस ये आपका यह बड़े शहरों को दिल्ली से जोड़ता है। तो ये देश की पहली राजधानी जो ट्रेन है 1969 में नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। शताब्दी एक्सप्रेस यह कम दूरी वाले बड़े शहर को बड़े शहर से जोड़ती है। इसकी शुरुआत जो है 1988 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे हुआ था। दुरंतो यह अधिक दूरी के बड़े शहर को बड़े शहर से जोड़ती है। इसकी जो शुरुआत हुई है 2009 में सियालदा से नई दिल्ली तक किया गया है। तेजस यह भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2019 में किया गया था। भारत की पहली तेजस ट्रेन जो है लखनऊ और दिल्ली के बीच चली थी। वंदे भारत है, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में किया था। RRTS ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह भी सेमी हाई स्पीड की ट्रेन है और ये पहला रैपिड रेल जो है गाजियाबाद से मेरठ के बीच चलेगी। जनशताब्दी यह अधिक दूरी वाले बड़े शहर से बड़े शहर को जोड़ती है। भारत की जो पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस है ये 16 अप्रैल 2002 को मुंबई से मझगांव के बीच चलाई गई थी। अब आगे देखेंगे, आगे भी और है, देख लीजिए इंटरसिटी। इंटरसिटी जो है इंटरसिटी यहाँ पे कम दूरी के बड़े शहर से बड़े शहर जाने के लिए इंटरसिटी का प्रयोग करते हैं। गरीब रथ यह कम पैसे में फुली एसी कोच है। भारत में पहली गरीब रथ जो है नामक ट्रेन दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन जो स्टेशन है वहां से लेकर ये सहरसा के बीच चलाई गई थी 22 जनवरी 2007।
डबल डेकर ट्रेन है। ये भारत की पहली डबल डेकर जो है, ये ट्रेन जो है हावड़ा से धनबाद के बीच 1 अक्टूबर 2011 को चलाया गया था। मेट्रो ट्रेन, देश की पहली मेट्रो रेल जो है 1984 में कोलकाता में दमदम से लेकर टॉलीगंज के बीच चलाया गया था। दूसरी मेट्रो 2002 में 30 हजारी से सहादरा के बीच चलाया गया था दिल्ली में। विवेक एक्सप्रेस ये वर्तमान समय में भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है, ये विवेक एक्सप्रेस है। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस। अब लग्जरी ट्रेन के बारे में देख लीजिए। महाराजा ट्रेन जो है, महाराजा एक्सप्रेस की शुरुआत 2010 में हुई थी और भारत की सबसे आलीशान ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन भारत की संस्कृति और विरासत से अवगत कराती है और इस ट्रेन में 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्था है। ये ट्रेन जो है दिल्ली, आगरा, रणथंभौर, जयपुर, खजुराहो, लखनऊ, फतेहपुर, ग्वालियर, वाराणसी होते हुए पुनः ये दिल्ली वापस आती है। पैलेस ऑन व्हील इस ट्रेन की शुरुआत जो हुई है 26 जनवरी 1982 को किया गया था। ये दिल्ली से चलकर यात्रियों को राजस्थान के अलग अलग किलों और महलों वाले स्थान की सैर कराती है। भारतीय रेल विश्व में चौथे स्थान पर है। पहला यूएसए, दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा जो है भारत है। रेलवे को लाभ गुड्स से ज्यादा होता है, पैसेंजर से कम। रेलवे को सबसे अधिक मुनाफा मालगाड़ी से होता है, जो कोयला, सीमेंट, उर्वरक और खाद्यान्न की ढुलाई करता है। ढुलाई भारत में रेल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है और विभाजन 2 पटरी के बीच की दूरी के आधार पर है। जैसे ब्रॉड गेज होता है बड़ी लाइन, इसमें 2 पटरी के बीच की दूरी ये 1676 मिलीमीटर में होता है, एमएम होता है, 1.676 मीटर होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी रेलवे प्रणाली का विकास है। मीटर गेज में क्या होता है, छोटी लाइन इसको बोलते हैं। इसमें पटरी के बीच 1 मीटर या 1000 एमएम होता है। भारत में वर्तमान समय में पुराने रेल मार्ग पर इसका विकास है। हालांकि सरकार के द्वारा इस लाइन के स्थान पर बड़ी लाइन बनाया जा रहा है। नैरो गेज जो होता है, ये संकरी लाइन होती है और यह रेल भारत के पर्वतीय क्षेत्र एवं तीव्र जो मोड़ होते हैं वहां पे चलती है। इसमें 2 पटरी के बीच जो होता है 610 एमएम या 762 एमएम की दूरी होती है। वर्तमान समय में भारत में रेल परिवहन को संचालित करने के लिए पूरे भारत को 18 रेलवे जोन एवं 73 डिवीजन में बांटा गया है। कोंकण रेलवे देखेंगे तो यह रेलवे भारत के पश्चिमी समुद्र तट के बीच बिछाई गई रेलमार्ग है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इस रेलवे के जनक जो है अर्जुन बलवंत वालावलकर हैं। यह रेलवे रोहा महाराष्ट्र से मंगलुरु तक फैला हुआ है। इस रेलवे का मुख्यालय बेलापुर महाराष्ट्र में है। जल परिवहन देखें तो जल परिवहन के बारे में, यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और भारत का 95% विदेशी व्यापार जल परिवहन के द्वारा ही होता है। भारत में 13 बड़े और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। आंतरिक जलमार्ग के द्वारा देश के कुल यातायात का 1% से भी कम परिवहन किया जाता है। भारत में आंतरिक जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास एवं रखरखाव के लिए अक्टूबर 1986 में भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इस प्राधिकरण की स्थापना के द्वारा वर्तमान में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा की गई है। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग जो है देख लीजिए, जलमार्ग और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले NW1 है, इसकी लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है और गंगा नदी पर इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है। NW2 है, इस जलमार्ग की लंबाई 891 किलोमीटर है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी तक है। और NW3 इसकी जो लंबाई है 205 किलोमीटर, कोट्टापुरम से कोल्लम तक है और केरल के तटीय नगर जलमार्ग ये है। NW4 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चौथा जलमार्ग जो बनाया गया था, ये काकीनाडा से पुडुचेरी के बीच स्थापित किया गया है। इस जलमार्ग की लंबाई 2890 किलोमीटर है। नवंबर 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की कुल लंबाई 1078 किलोमीटर घोषित की गई थी, किंतु NW अधिनियम 2016 के तहत इसका जो विस्तार करते हुए इसकी जो लंबाई है 2016 के तहत इसका विस्तार करते हुए 2890 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। यह जलमार्ग जो है गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच फैला है। NW5 यह जलमार्ग तालचेर से धमरा तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 623 किलोमीटर है। NW6 जो है भंगा से लखीपुर तक विस्तृत होगा। इसकी लंबाई 121 किलोमीटर वर्तमान में यह प्रस्तावित है। आगे देखेंगे, इस परियोजना के तहत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच सीधी आवाजाही के लिए मन्नार की खाड़ी में पाक जल संधि के बीच एक समुद्री मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इससे क्या होगा, समुद्री यात्रा में लगभग 36 घंटे समय की बचत हो जाएगी और अभी तक समुद्री जहाजों को अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के बीच आवागमन के लिए पूरे श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है। इसकी लंबाई 167 किलोमीटर है। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री मार्ग वाला इस परियोजना का प्रस्ताव 1890 में भारत में कार्यरत ब्रिटिश कमांडर AD टेलर ने रखा था। लगभग 2500 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने स्वेज नहर प्राधिकरण के साथ एक सहमति पर हस्ताक्षर किया है और जिसके तहत स्वेज नहर प्राधिकरण इस समुद्री मार्ग का निर्माण, संचालन और देखरेख करेगा। अब वायु परिवहन देखेंगे, ये परिवहन का सबसे तेज और महंगा संसाधन है। वायु परिवहन का प्रायोगिक जो विकास हुआ था 1911 में हुआ था, इलाहाबाद से नैनी के बीच, जो डाक पार्सल यान था। भारत में वायु परिवहन का वास्तविक विकास 1927 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थापना के साथ हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और देश में इस तरह सभी एयरलाइन जो एयरवेज है कंपनी को मिलाकर 2 भाग में बांट दिया गया। तो इंडिया एयरलाइंस है और एक एयर इंडिया इंटरनेशनल। तो इस कंपनी के द्वारा इंडिया एयरलाइंस के द्वारा देश के आंतरिक हिस्सों के साथ साथ पड़ोसी राष्ट्र के लिए वायु सेना प्रदान करने का अधिकार दिया गया है, वायु सेवा। और एयर इंडिया इंटरनेशनल से यह कंपनी लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती है। वर्तमान समय में भारत में मुक्त आकाश नीति ओपन स्काई पॉलिसी के तहत अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित कंपनियों के द्वारा वायु सेवा प्रदान किया जाता है। भारत में यह ओपन स्काई पॉलिसी 1994 से प्रारंभ किया गया है। स्पाइस है, इंडिगो है जो निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है। वर्तमान में टाटा कंपनी निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया, विस्तार, ये सभी इसी की है। वर्तमान में भारत में 27 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिनमें से कुछ प्रमुख हवाई अड्डा निम्नलिखित है। ये हवाई अड्डा दिया हुआ है तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज मुंबई में है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम दिल्ली में है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दमदम कोलकाता में है, मीनामबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अन्ना चेन्नई में है, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर पंजाब में है, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़, जॉली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका देहरादून में है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका वाराणसी में है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची में, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संगानेर में है और महाराणा प्रताप घरेलू हवाई अड्डा दाबोक उदयपुर में है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है हुनसोल अहमदाबाद गुजरात में है। राजा भोज जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल मध्य प्रदेश में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना रायपुर छत्तीसगढ़ में। लोकप्रिय गोपीनाथ दुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोरझार गुवाहाटी असम में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वास्को डिगामा गोवा में है। कैंपेगौड़ा ये आपका देवनहल्ली बेंगलुरु कर्नाटक में है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में है। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में केरल। तिरुवनंतपुरम जो है तिरुवनंतपुरम केरल में है। वीर सावरकर जो है ये आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है हवाई अड्डा। निजी क्षेत्र के सहयोग से कोची का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हवाई अड्डा बनाया गया है। शमशाबाद हैदराबाद में और देवनहल्ली बेंगलुरु में है। तो यहाँ भी ग्रीन हवाई अड्डा निर्माण किया गया है। ग्रीन हवाई अड्डा निर्माण विद्युत की प्राप्ति सौर ऊर्जा से यहाँ पे होती है। ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जब पुराने हवाई अड्डे से दूर किसी नए स्थान पर बिल्कुल नवीन ढंग से किसी नए हवाई अड्डे का निर्माण करते हैं तो ये ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहलाता है। इसका निर्माण तब किया जाता है जब किसी पुराने हवाई अड्डे में और अधिक विस्तार की गुंजाइश नहीं रह जाती है। अब सड़क परिवहन के बारे में देख लीजिए। सड़कों के प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जो है वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी कुल लंबाई देश के कुल सड़क का लगभग 2% है। ठीक है, इसको देखते हैं एक मिनट। इसकी लंबाई देख लीजिए कितना, 1,32,500 किलोमीटर है, किंतु 40% यातायात इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर संपन्न होती है। इनके निर्माण एवं मरम्मत की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक जाता है। प्रांतीय राजमार्ग यह राजमार्ग राज्य के सभी बड़े नगरों एवं कस्बों में होता है को जोड़ता है और इसकी जो लंबाई है कुल 1,56,694 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई जो है सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग इन राजमार्गों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। जिला सड़कें ये सड़कें जिला मुख्यालय को कस्बों तथा गाँव से जोड़ती है। ये सड़कें पहली कच्ची थी लेकिन वर्तमान में इन सड़कों को पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। ग्रामीण सड़कें को देखरेख या रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। इसका रखरखाव ये सड़कें जो है ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी और कच्ची होती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवहन तंत्र को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रायद्वीपीय देखिए, अब यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। भारत पहले मकर रेखा पर था। यह एक साल में 5 सेंटीमीटर की सकता है। धीरे धीरे भारत खिसकता गया और जाकर टेथिस सागर से टकरा गया और वहाँ हिमालय का निर्माण हो गया। जब वह टकराए तो वहाँ गड्ढा हो गया। हिमालय से बहुत सी नदियां निकली और जितना कंकड़ पत्थर लाई उस गड्ढे में भरती गई। मैदानों का निर्माण कैसे होता है? जब भारत मैदानों का जो निर्माण हुआ ये कैसे हुआ ये देखिए। जब भारत अरब सागरीय प्लेट से टकराया था तो भयंकर भूचाल आया और इतना ज्वालामुखी फूटा कि कई सालों तक ज्वालामुखी फूटता रहा और लावा की जो कई परतें हैं बिछ गई जिसे ट्रैप कहते हैं। और वह लावा की परतें इतनी मजबूत हो गई कि वो बेसाल्ट बन गई और इससे वो मजबूत हो गई कि इसके अंदर भूकंप आता रहा तो यह नीचे ही दम तोड़ देता था। इसी कारण दक्षिण भारत में भूकंप का एहसास नहीं होता। इससे सबसे ज्यादा लावा जो है महाराष्ट्र के पास निकलते हैं। इसका मतलब जब यह टकरा रहा था तो इससे पहले ही यह प्रायद्वीपीय पठार था। यहाँ के सब जानवर और पेड़ पौधे दक्कन ट्रैप के नीचे दबकर मर गए, लेकिन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में लावा नहीं गिरा जितना वहां पर गिरा था। लावा की सबसे मोटी परत महाराष्ट्र में देखी जाती है, इसीलिए महाराष्ट्र में खुदाई करना कठिन है, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में खुदाई करना आसान है। इसी कारण यहाँ जो है खनन करके कोयला निकाला जाता है। महाराष्ट्र में भी खनिज होगी लेकिन वहाँ खनन करना बहुत कठिन है। कुछ ज्वालामुखी समुद्र में भी गिरा और वहाँ जो जलीय जीव तैर रहे थे वो सब दबकर मर गए और वही जलीय जीव आगे चलकर पेट्रोलियम बन गए। इसी कारण जब अरब सागर को खनन करते हैं तो वहां से भी पेट्रोलियम अवश्य निकलेगा। अरब सागर में एक जगह बम्बे हाई है जहां से भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम निकलता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जमीन महाराष्ट्र की होगी वैसे ही जमीन अरब सागर के नीचे का होगा। जब वहां विस्फोट हो रहा था तो वहां के आसपास के क्षेत्र ऊंचे होते गए और उसके अगल बगल के क्षेत्र की जो ऊंचाई है कम होती गई। इसी तरह ऊंचाई कम होना और समुद्र में जाके मिल जाना ही घाट कहलाता है, इसलिए इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर तुलना करें तो दक्षिण का भाग ऊंचा है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। और इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली से, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी और पश्चिम में गिर पहाड़ियों और दक्षिण में इलायची पहाड़ियों तक है। उत्तर पूर्व में शिलोंग और कार्बी एंगलोंग पठार तक इसका विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर है। यह गोंडवाना लैंड के टूटने एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था। अतः यह प्राचीनतम भूभाग पेंजिया का एक हिस्सा है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। समानतः प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। यही कारण कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियां कच्छ पहाड़ी, मांडो पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल जो है उत्तर और पूरब की ओर है जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट होता है। दक्षिण भाग में जो इसका ढाल है पश्चिम से पूरब की ओर है जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी से प्रभाव से स्पष्ट है। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा एवं ताप्ती नदियां अपवाद हैं क्योंकि इसके बहने की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होती है। ऐसा भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण है। प्रायद्वीपीय पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है। केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार, ये सभी है। अब केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में देख लीजिए। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है अरावली पर्वत श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेल का पठार, बुंदेलखंड का, विंध्य का पठार और सतपुड़ा श्रेणी। अब अरावली के बारे में देख लेते हैं। अरावली जो पर्वत है इसका विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रेंज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर तक है। ये देखिए, ये प्राचीनतम मुर्दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो
राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली की अनुमानित जो आयु है 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है, जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रन में विलीन हो जाता है। इसीलिए यह एक अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अरावली से निकलने वाली सुकरी और जवाई नदी जो है लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। सुकरी जवाई गोरान घाट, सिरोही और जालौर को उदयपुर से जोड़ती है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है, जो पूरब के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। उत्तर पश्चिम भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है, और इसी आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, जबकि अन्य शिखर जो है कुंभलगढ़ है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। यह पठार जो है अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। बनास नदी चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में बेसाल्ट की चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। मालवा के पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्यन संरचना, उत्तर में ग्वालियर का पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड और बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ का पठारी क्षेत्र तक है। यहाँ बेसाल्ट की चट्टान में अपक्षरण के कारण काली मृदा का विकास हुआ है, इसलिए मालवा का पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। चंबल जो है नर्मदा और तापी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चंबल नदी घाटी भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। बुंदेलखंड का पठार, इसका विस्तार जो है ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा आता है, तथा मध्य प्रदेश के 7 जिले दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा ये आता है। यहाँ की ग्रेनाइट व नीस की चट्टानी संरचना में अपक्षय व अपरदन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा महाखड्डों को उद्घात भूमि का प्रदेश कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। विंध्यन श्रेणी, इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तक हुआ है, और इसे गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। आगे देखिए, विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है, जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, जिसमें विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियां पाई जाती हैं। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव होता है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। यह पर्वत श्रेणी जो है उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक है, क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। सतपुड़ा श्रेणी यह भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है। यह पश्चिम से पूर्व में राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल श्रेणी के रूप में फैली है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है, ये अमरकंटक है। यहाँ से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम हुआ है। यह एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। अब पूर्वी पठार के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया है: छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, ये सभी हैं। छोटा नागपुर का पठार देखिए, इसका विस्तार झारखंड में है मुख्यतः। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आता है। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग का पठार, दक्षिण में रांची का पठार है। इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर के पठार से क्षेत्र में शामिल किया जाता है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। यह छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब आगे देखेंगे, हजारीबाग के पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रांची के पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी जो है छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रांची के समीप इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट की चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीप रूपीय स्थलाकृति की पाटभूमि कहते हैं इसको। उच्च जो स्थलाकृति होती है और द्विरूपीय स्थलाकृति होती है, उसको पाटभूमि कहा जाता है। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। अब छत्तीसगढ़ बेसिन और महानदी बेसिन के बारे में देखेंगे। छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में है। इसका निर्माण और तलन या धसाओं की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है, तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार रांची पठार से अलग होता है। यहाँ पर महानदी और उसकी सहायक नदियां शिवनाथ, हस्तो, मांड, इब आदि प्रवाहित होती हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण ही यहाँ कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है। दंडकारण्य का पठार, इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक है और यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। भारत में 3 धातु जो है दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। अब मालदा गैप या राजमहल गारो गैप इसको कहते हैं। इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव के कारण हुई है। इसके द्वारा छोटा नागपुर का राजमहल जो पर्वत है मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है। इसे राजमहल गारो गैप कहा जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा और राजमहल गैप में निक्षेपण से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। इस डेल्टाई मैदान में पीट मृदा की उपलब्धता के कारण ही मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला सुंदरवन भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है।
अब आगे देखेंगे उत्तर पूर्वी पठार, मेघालय का पठार। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल, गारो गैप अथवा मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। इस पठार में पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियां स्थित है, जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। गारो, खासी, जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां भी हैं। खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ खासी पहाड़ी के दक्षिण में मासिनराम और चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान क्षेत्रों में गिने जाते हैं। यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलोंग के पठार के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नौक्रिक है, ठीक है, ये मेघालय में स्थित है। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ लैटेराइट मिट्टी और सदाबहार वनों का विकास हुआ है। दक्कन का पठार, इस पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजा का रूप में है। इसके अंतर्गत आता है दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार। अब दक्कन ट्रैप के बारे में देखेंगे। महाराष्ट्र में बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है, इसलिए यह क्षेत्र कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक है। इसी पठारी क्षेत्र से गोदावरी नदी अपवाहित होती है। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार भी इसी पठारी क्षेत्र में है। कर्नाटक का पठार देखेंगे। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। बाबा बुदन यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा मुलनगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऑक्सफोर्ड एटलस में कुदरेमुख को बाबा बुदन की सबसे ऊंची पहाड़ी दर्शाया गया है। मलनाड से संलग्न पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहते हैं, जिसमें औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को बंगलुरु का पठार एवं मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखेंगे। कर्नाटक में धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके लिए बाबा बुदन पर्वतीय क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैसूर के पठार में ही कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। शरावती नदी पर भारत का प्रमुख जलप्रपात है, जिसे जोग या गरसोपा जलप्रपात कहा जाता है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। कुचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर है इसकी ऊंचाई, जो कि शिमोगा जिले कर्नाटक में वराही नदी पर है, ठीक है। आंध्र का पठार अब देखेंगे। आंध्र का पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार तथा तेलंगाना का पठार शामिल किया जाता है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिणी पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं, जहां बेलाकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलई पर्वतों का विस्तार है, जबकि कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा पठारी है तथा दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान है। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य कोलेरू झील अवस्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। अब दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और तमिलनाडु में स्थित पालनी की पहाड़ियां आती हैं। अब पर्वत और उसकी अवस्थिति देख लीजिए। नीलगिरी केरल और तमिलनाडु के बीच है, अन्नामलाई पर्वत केरल और तमिलनाडु के बीच है, कार्डमम की पहाड़ियां जो है पर्वत जो है केरल तमिलनाडु के बीच है, पालनी पर्वत तमिलनाडु में है, सेवराय पर्वत तमिलनाडु में है, जवादी पर्वत तमिलनाडु में है, पालकोंडा, वेलिकोंडा ये दोनों कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नल्लामलई जो है ये भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। दोडा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माकुर्ती इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उदकमंडल या ऊटी जिसको कहते हैं, ये नीलगिरी में ही स्थित है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अन्नामुड़ई जो है 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि कार्डमम जो है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है और यह केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा स्थित है, जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, जबकि अन्नामलाई और कार्डमम के बीच सेनकोटा दर्रा है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल पालनी की पहाड़ियों में स्थित है। केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। ये देखिए भारत के पर्वत श्रेणियां दिया हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर हिमालय पर्वत वाला देख लेते हैं, उत्तर वाला। ये तो यहाँ आपका K2 है, कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ये श्रेणी है, ठीक है। नंगा पर्वत है, कश्मीर हिमालय यहाँ पे है, पीर पंजाल पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नंदा देवी नेपाल हिमालय, धौलागिरी एवरेस्ट है, गौरी शंकर है, कंचनजंगा है, पूर्वी हिमालय, ये एरिया पूर्वी हिमालय का है। पटगोई श्रेणी है, यहाँ पे नागा की पहाड़ियाँ है, गारो खासी यहाँ पे है, जयंतिया की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ी आपका है, मिजो की पहाड़ी, अराकान यमा, ये सभी है। और ये देख लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यहाँ आपका अरावली पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, कैमूर पर्वत श्रेणी है, राजमहल की पहाड़ियाँ, राजगिर की पहाड़ियाँ, राजगिरी की, ठीक है। मलयगिरी है, महादेव की है, महादेव मैकाल पर्वत श्रेणी, महेंद्रगिरी, सतपुड़ा पर्वत गिरी की पहाड़ियाँ, ये कलसुबाई, महाबलेश्वर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दोडा बेटा है इसका, अनैमुड़ी है, इलायची की पहाड़ियाँ, ये सभी है, आपने मैप में भी देखा होगा। अब आगे देखते हैं पश्चिमी घाट, इसमें प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे हैं, इसको देख लेते हैं। थाल घाट जो दर्रा है महाराष्ट्र में है, मुंबई नासिक को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में मुंबई पुणे को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा केरल में पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। सेनकोटा गैप जो है तिरुवनंतपुरम मदुरई को जोड़ता है, केरल में है ये। पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में हुआ है, ठीक है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 1000 से 1300 मीटर है। महाबलेश्वर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड के विभजन से निर्मित कगार तथा स्थल के एक खंड के अरब सागर में असंचलन के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल जो है त्रिभुज एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा और कृष्णा आदि नदियों का उद्गम स्थान है। यहाँ की नदियां अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अन्य पहाड़ी में है सतेर
नीलगिरी ये सभी है। पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। यूनेस्को ने 2012 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण है नीलगिरी पहाड़ियां, फिर अन्नामलाई, फिर इलायची की पहाड़ी है। अब पूर्वी घाट के बारे में देख लीजिए। भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट को प्रमुख जो पहाड़ियां हैं उत्तर से दक्षिण दिया है, उत्तर से दक्षिण दिया है, ठीक है। तो नल्लामलाई की पहाड़ी, वेलाकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नगारी पहाड़ी ये सभी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। जवादी पहाड़ी, सेवराय, पंचमलाई, सुरुमलाई ये सभी तमिलनाडु में स्थित है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा पलार आदि बड़ी नदियां द्वारा विच्छेदित होकर एक अत्यधिक अपरदन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है, ठीक है, लगभग 1100 मीटर है। पूर्वी घाट के मध्य भाग में 2 समानांतर पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनमें से पूर्वी पहाड़ियों को वेलिकोंडा श्रेणी और पश्चिमी पहाड़ी को पालकोंडा श्रेणी कहा जाता है। अन्य पहाड़ी गलीकोटा, सिकाराम, गट्टा ये सभी गादुकुल्ला कोंडा है। पूर्वी घाट में कंटीले शिखर, त्रिव डाल सहित अत्यधिक विषम एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जिसे जवादी, सेवराय आदि के नाम से देखा जा सकता है, जो अंत में नीलगिरी से मिल जाती है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जो है नीलगिरी पर्वत को माना जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार हम लोग कब से देख रहे थे, तो प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है? तो भौगोलिक तौर पर देखा जाए तो दक्कन का जो पठार है ये लंबवत संचलन का उदाहरण है। यहाँ अनेक जलप्रपात मिलेंगे, यहाँ जल विद्युत का उत्पादन संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्ड मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है, सिंचाई जिससे संभव है। दक्कन के लावा पठार के अपक्षय एवं अपरदन से यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। इन पे मसाला, चाय, कॉफी इस पे कृषि की जाती है लेटेराइट पे। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भाग में जो लाल मिट्टी है, इससे मोटे अनाज, चावल, तंबाकू, सब्जियों की कृषि होती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले जो प्रदेश हैं सदा रहित वन पाए जाते हैं। इसमें सागौन, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन ये सभी आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वृक्षों की लकड़ियां हैं। इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियां हैं, जिससे पशुपालन संभव होता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की आपूर्ति करता है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना जो है सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइड, कोयला, मैग्नीज आदि खनिजों से संपन्न है। दामोदर घाटी को भारत का प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों के बहुत भंडार हैं। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियां व लैगून मिलते हैं, जहां बंदरगाहों, पोताश्रयों का निर्माण होता है। अब तटीय मैदान के बारे में देखेंगे। भारत के तटीय मैदान जो तटीय मैदान है, तो तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः 2 भाग में बांटते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जो है पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के जो बीच निर्मित मैदान को पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार जो है गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। गुजरात का मैदान या तट पहला है इसमें, तो गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र इसे कच्छ और काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। कोकण का मैदान या तट ये दमन से गोवा तक का बीच का है। कन्नड़ का मैदान या तट ये गोवा से मंगलुरु के बीच है। और मालाबार का मैदान या तट ये मंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच है। यहाँ पर सर क्रीक, गोडिया क्रीक, खोरी क्रीक तटीय इलाके यहाँ पे स्थित है। भारत का पश्चिम तटीय मैदान जो है गुजरात में सबसे चौड़ा है और दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई जो है कम हो जाती है, लेकिन केरल में यह पुनः चौड़ा हो जाता है। कोकण के तटीय मैदान पर साल, सागवन ये सभी वनों की अधिकता है। कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। यहाँ पे गरम मसाला, सुपारी, नारियल आदि की खेती होती है। मालाबार के तटीय मैदान पे कयाल लगून पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने, अंतर्देशीय जल परिवहन के साथ साथ पर्यटन स्थलों के रूप में किया जाता है। केरल के पुन्नामद्दा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है और ये अधिक कटे फटे होने के कारण पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। अब पूर्वी तटीय मैदान के बारे में देख लीजिए। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार जो है स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। उत्कल तट स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच उड़ीसा, उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के बीच, और कोरोमंडल तट तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच ये है। पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण धान की खेती अधिक होती है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा में कोलेरू झील स्थित है। चिल्का व पुलिकट जो लैगून झीलें भी पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियां हैं अपने मुहाने पर एस्चुरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण में प्रमुख डेल्टा इस प्रकार है। महानदी उड़ीसा में है, गोदावरी आंध्र प्रदेश, कृष्णा कावेरी जो है ये आपका तमिलनाडु में है। अब आगे देखिए अब प्रमुख द्वीप के बारे में। द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार मेन 2 हैं, और लक्षद्वीप, और अन्य द्वीप हैं श्रीहरिकोटा, पंबन द्वीप, न्यूमूर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, माजुली द्वीप ये सभी हैं। द्वीप समूह भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और दूसरा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। अन्य जो है द्वीप समूह निम्न है। प्रवाल भित्ति संबंधी प्रमुख क्षेत्र जैसे कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार ये सभी है, मालवा भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विशेषता क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ 572 छोटे बड़े द्वीप मिलाकर हैं। मुख्यतः यह द्वीप जो है समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। उस द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी जुड़ी हुई है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करती है। अंडमान निम्नलिखित द्वीपों का समूह है: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अंडमान एवं निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध सेलुलर जेल जो था ना वो है, ठीक है। यह आपका अंडमान दिया हुआ है, कार निकोबार। अब इस द्वीप समूह को मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल चोटी, माउंट डिओबोली, माउंट कोबोली और माउंट थुइलर शामिल है। ये सभी कोको स्टेट अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास पाया जाता है। मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडम एक सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। निकोबार भी कई द्वीपों का समूह है, जैसे कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को
सुमात्रा से अलग करती है। ग्रेट निकोबार जो है द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है तथा माउंट धूलियर अंडमान एवं निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। यहाँ जारवा, सोमपेन आदि प्रमुख जनजातियों के लोग आज भी अपनी आदिम स्थिति में जीवन यापन करते हैं। 2014 में के 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार सोमपेन जनजाति ने मतदान किया था। अब लक्षद्वीप समूह के बारे में। भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। यहाँ पे 36 द्वीप है। इनमें से केवल 10 ही आबादी यहाँ रहती है। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है। अब आगे देखेंगे। आगे देखिए श्रीहरिकोटा के बारे में है। यह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित द्वीप है। इसी द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है। पंबन द्वीप या आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही एक भाग है। भारत एवं श्रीलंका के बीच ये है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। न्यू मुर्दुप ये बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश के सीमा पर स्थित है जिसके कारण इस पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद होते रहता है। भारत के हिस्से में आए इस द्वीप को इसको देखिए दोनों देशों के बीच ये बांट दिया गया है। तो भारत के हिस्से में आए इस द्वीप का अधिकांश भाग जलमग्न अवस्था में है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप भी इसे कहते हैं। तो यह उड़ीसा के सागर तट से परे और राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा है और यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या सघन है। हाल ही में माजुली को असम का 35वां जिला घोषित किया गया है। इसके साथ यह देश का पहला द्वीपीय जिला बन गया है। अन्य संबंधित तथ्य देख लीजिए। कच्छ की खाड़ी अलग करती है कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप को। खंपात की खाड़ी अलग करती है काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से। नर्मदा तथा तापी नदियों के मुहाने पर स्थित द्वीप क्रमशः अलिया बेट तथा खदिया बेट है। वेलिंगटन द्वीप कोची शहर केरल का एक भाग है। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी ये उड़ीसा में है। गरजात की पहाड़ियां उड़ीसा में स्थित है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। भारत के हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय ये हैं। भारत एवं हिंद महासागर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर एक ताज की भांति स्थित है। हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में भारत की केंद्रीय अवस्थिति है जिससे इस क्षेत्र में भू राजनीतिक, भू सामरिक और दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्व है। यही कारण है कि यह विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश पर है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित पश्चिमी यूरोप और पेट्रोलियम की दृष्टि से यह सर्वाधिक धनी, भू राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील मध्य पूर्व को एवं सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित हो रही पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ने वाला समुद्री मार्ग भारत के निकट होकर गुजरता है। भारत का 95% व्यापार हिंद महासागर से होता है। भारत की तटरेखा लगभग 7500 किलोमीटर है तथा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है इसका क्षेत्रफल 23 लाख वर्ग किलोमीटर है जो भारत के क्षेत्रफल की तुलना में 2/3 है। भारत इस क्षेत्र के संसाधनों का लाभ प्राप्त करता है। यहाँ प्रति वर्ष 41 लाख टन से अधिक समुद्री मछली का उत्पादन होता है। तटवर्ती क्षेत्रों में जलीय कृषि का विकास तेजी से हो रहा है। हिंद महासागर में आयोडीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे रासायनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। हिंद महासागर का गहन सागरीय क्षेत्र बहुधात्विक पिंड की दृष्टि से धनी है जिसमें लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकेल, क्रोमियम, सोना जैसे पदार्थ भारी मात्रा में है। भारत नमक का अधिकांश भाग हिंद महासागर से प्राप्त होता है। हिंद महासागर क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व के देशों में प्रसार जो है हिंद महासागर का इसमें योगदान रहा है जिसके कारण इन देशों से भारत के मजबूत सांस्कृतिक राजनीतिक संबंध रहे। भारत की जलवायु पर भी हिंद महासागर का महत्वपूर्ण प्रभाव है। भारत की जलवायु सम बनाने में हिंद महासागर का योगदान है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत हिंद महासागर में दक्षिण की ओर स्थित हिंद महासागर इसके दक्षिण में है। भारत में आने वाली मानसूनी पौने अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर वर्षा कराती है। स्मरणीय तथ्य देखिए। हिमालय एक वलित पर्वत है। हिमालय का उत्थान टर्सरी काल में हुआ है। महान हिमालय के प्रमुख दर्रे गुजिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, जोजिला दर्रा और माना दर्रा। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी, मसूरी श्रेणी। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया केड़गे कहा जाता है। पश्चिम घाट पर्वत जो है प्रायद्वीपीय पठार का अपर्दित खड़ा कगार है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वतों का मिलन स्थल नीलगिरी पर्वत है। भारत की तटीय सीमा का सर्वाधिक विस्तार जो लंबाई है क्रमशः गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। अरावली पर्वत श्रेणियों की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग को कोरमंडल तट कहा जाता है। लक्षद्वीप का निर्माण मूंगे से हुआ है अर्थात यह प्रवाल द्वारा निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण टर्सरी सामुद्रिक वलित पर्वतों के फलस्वरूप हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत प्लोइक के महाकल्प में हुआ है। हिमालय में हिमरेखा जो है 4300 से 6000 मीटर पूर्व के बीच होती है। कन्याकुमारी कार्डेमम पहाड़ियों के नजदीक स्थित है। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। अब भारत की विभिन्न जनजातियां देखेंगे। भारत की 550 जनजातियों को 2 भागों में बांटते हैं। अनुसूचित जाति इनकी संख्या 16% है। अनुसूचित जनजाति इनकी संख्या 8.5% है। भारत की सर्वाधिक एससी जो है यूपी में है, सर्वाधिक एसटी एमपी में है। एससी का सर्वाधिक प्रतिशत पंजाब में है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडो है। बिहार झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी जनजाति बोडो है। अब राज्य और जनजाति देखते हैं। जम्मू कश्मीर में गद्दी और बकरवाल पाए जाते हैं और गुजरात में भील, बंजारा, पाटेलिया, कोली, डाफर, धुलिया पाया जाता है। टोलिया है, अच्छा टोलिया है, ठीक है। राजस्थान में मीना, भील, बंजारा, कोली पाए जाते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। मध्य प्रदेश में गोंड भील है। बिहार झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, कोल। उड़ीसा में कोंड है। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, ढापला है। असम में बोडो और मिकीर है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये सभी हैं। नागालैंड में मो, अगामी
नागा है, मणिपुर में कुकी है, मिजोरम में मिजो लुसाई है, आंध्र प्रदेश में कदर है, केरल में इरला है, तमिलनाडु में टोडा है, अंडमान निकोबार में सेम्पेन, भारवा और सेंटलीज है। अब देखेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, तो बगलीहार, सतलज परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये सभी देखिए चिनाब नदी पे है और ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अब इसमें दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे स्थित है ना, हाँ, दुलहस्ती यहाँ पे देखिए दुलहस्ती चिनाब पे है। तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना ये आपका झेलम में, झेलम नदी पे है और ये जम्मू कश्मीर में है। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पे है, जम्मू कश्मीर। नींबू बाजको परियोजना ये सुरू नदी, जम्मू कश्मीर में है। अभी भांगड़ा नागल नाथपा झाकरी परियोजना और कोल डैम परियोजना सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में। चमेरा, पार्वती, टिहरी बांध परियोजना ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा जो है रावी नदी पे है, पार्वती नदी, टिहरी जो है भागीरथी प्लस भिलंगाना नदी पे है, टिहरी हो गया। कोटेश्वर परियोजना भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में। टकनपुर परियोजना शारदा नदी पे है, उत्तराखंड में। पोंग बांध जो है व्यास नदी पे है, पंजाब में। तीन बांध रावी नदी पे, पंजाब में। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी, पंजाब में। नांगल परियोजना सतलज नदी पे, पंजाब में है। हरिके बैराज परियोजना सतलज और व्यास नदी पे, पंजाब में। सरहीन परियोजना सतलज नदी पे है, हरियाणा में है, ठीक है। जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप परियोजना चंबल नदी पे है। और गांधी सागर परियोजना, पंचेत परियोजना ये चारों चंबल नदी पे है। और जवाहर सागर जो है ये आपका राजस्थान में है, राणा सागर भी राजस्थान में है। गांधी सागर, पचेत बांध, तवा परियोजना, बाण सागर, नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर बांध परियोजना ये सभी मध्य प्रदेश में है। अब नदी देख लेते हैं इसका, तो जवाहर सागर जो है चंबल नदी पे है, राणा प्रताप सागर परियोजना नदी पे है, गांधी सागर चंबल नदी पे है। तवा हो गया तवा नदी पे, बाण सागर सोन नदी पे, नर्मदा नदी पे, ओंकारेश्वर बांध जो है परियोजना नर्मदा नदी पे, वर्गी परियोजना वर्गी नदी पे, हसदेव गंगा परियोजना हसदेव नदी पे, रिहन परियोजना सोनभद्र नदी पे, माता टीला बेतवा नदी पे है, राजघाट बेतवा नदी पे है, छिब्रो परियोजना घाघरा नदी पे। ये सभी क्या है, उत्तर प्रदेश में है। रिहंद, माता टीला, राजघाट और छिब्रो ये सभी उत्तर प्रदेश में है। राजघाट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है, ठीक है। इतना अभी और है, ये देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए। त्रिवेणी बांध परियोजना गंडक नदी बिहार में है। गंडक परियोजना गंडक नदी बिहार और नेपाल में। कोसी परियोजना कोसी नदी बिहार में। पंचेश्वर परियोजना कोसी नदी नेपाल में। रानगीत परियोजना तीस्ता नदी सिक्किम में है। मैथान तिलैया ब्राकर नदी झारखंड में। कोलकारो परियोजना कोलकारो नदी झारखंड में है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर और उसकी सहायक नदी पे है, झारखंड और बंगाल में। पंचेत बांध है दामोदर नदी पे, झारखंड में। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में है। महिराक्षी जो है हुगली नदी पे है और ये पश्चिम बंगाल में है। फरक्का जो है गंगा और भागीरथी नदी पे पश्चिम बंगाल में है। हीराकुंड परियोजना महानदी पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। मुचकुंड जो है परियोजना मुचकुंड नदी पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पे है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे, ये दोनों ही गुजरात में है। पनामा परियोजना पनामा नदी पे है, गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है। और साबर नदी परियोजना जो साबरमती नर्मदा नदी पे, और ये दोनों ही कहाँ है, गुजरात में। कोयना परियोजना कोयना नदी पे महाराष्ट्र में। भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र में, ठीक है। जायकावाड़ी जो है परियोजना गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र में। पोचमपाड परियोजना गोदावरी नदी कर्नाटक में है। घाटप्रभा नदी कर्नाटक। इटकल परियोजना घाटप्रभा नदी कर्नाटक। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पे कर्नाटक में है। कालिंदी परियोजना कालिंदी नदी पे कर्नाटक में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पे कर्नाटक। नागार्जुन कृष्णा नदी में आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम कृष्णा नदी, अलमट्टी जो है कृष्णा नदी, ये तीनों ही आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है बिजाब सागर परियोजना बिसाप नदी पे आंध्र प्रदेश। मैटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु। पायकारा परियोजना पायकारा नदी तमिलनाडु। पापनासम नदी तमिलनाडु पे है। कुंडा परियोजना हो गया कुंडा नदी पे तमिलनाडु। पेरियार या इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी केरल में। कालपोंग बांध परियोजना कालपोंग नदी पे है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये एकमात्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। तो आपका देखिए यहाँ पे अब भारत का भूगोल कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।